तो यार आज का पॉडकास्ट होने वाला है आईपीएल 2024 के ग्रुप स्टेज का लास्ट पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट से हम लोग वीकेंड पे खेलने वाले आखिरी 3 मैचेस को प्रीव्यू करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस के मैच के बारे में, आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच के बारे में, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट ग्रुप स्टेज गेम केकेआर एंड आरआर वाला जो मैच होने वाला है। इन तीनों मैचेस को डिस्कस करेंगे, प्रीव्यू करेंगे डिटेल में, बट उससे भी पहले हर टीम का जो कि अभी क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए, सबका एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन सिनेरियो बना के मैं आपको बताऊंगा विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट इटसेल्फ, जहां पे हम लोग ना कि सिर्फ ये कवर करेंगे कि टॉप 4 में कैसे आ सकती है वो टीम, बट टॉप 2 में भी क्या आ सकती है। वो वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो आईपीएल का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है, तो उन दोनों चीज़ों को भी कवर करेंगे पहले ही सेगमेंट पे। और इसी के साथ बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं इस पॉडकास्ट को। सो बिफोर वी बिगिन द क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर ईच टीम, मैं सबसे पहले 1-2 मिनट जो है सुनील छेत्री के लिए देना चाहता हूँ। सबको मैंने बहुत ही ऑनेस्टली बता रखा है कि हम लोग ब्रो स्पोर्ट्स से ज़्यादा इंडियन फुटबॉल को कवर नहीं करते हैं, बिकॉज हम क्वाइट फ्रैंकली उतना देख ही नहीं पाते। तो इट वुड बी अ फास्ट कि हम लोग जो है ज़बरदस्ती में इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आपके सामने प्रेजेंट करते रहें, व्हेन इन रियलिटी वी डोंट इवन वॉच इट दैट मच। एंड उस ऑनेस्टी के साथ ही मैंने हमेशा से ये चीज़ मेंटेन भी करी है कि if there is one guy who has prompted us to kind of at least look at Indian football कुछ enthusiasm के साथ, that has been Sunil Chhetri. And now that he's announced his retirement from the Indian national team, ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता, एंड क्वाइट फ्रैंकली मुझे इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में ज़्यादा मैं अपडेटेड हूँ भी नहीं। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस मूव की, क्या रिप्लेसमेंट्स होंगी, क्या टैक्टिकली आगे हो सकती हैं चीज़ें, उसका मुझे इतना आइडिया है नहीं। बट जस्ट फॉर द मैन, हमने एक पहले वीडियो बनाई थी अपने तीसरे चैनल पे, पिछले साल बनाई थी वीडियो वो। तो उस टाइम पे हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाया करते थे, अब तो पॉडकास्टिंग पे शिफ्ट कर गए। एंड सुनील छेत्री की पूरी करियर स्टोरी को हमने कवर किया था उस वीडियो में। आई थिंक 15 मिनट कुछ की वीडियो होगी वो, उसको मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर अभी आपको कार्ड्स में भी दिख जाएगी कहीं पे। एंड दैट वॉज आवर ट्रिब्यूट टू सुनील छेत्री। एंड मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर सम अप नहीं कर सकता ब्रो स्पोर्ट्स के बिहाफ पे एनीथिंग दैट वी होल्ड फॉर सुनील छेत्री। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल, आप में से जितने भी लोग फुटबॉल को भी फॉलो करते हैं, एज यू ऑल नो हम लोग दोनों स्पोर्ट्स कवर करते हैं इस पॉडकास्ट पे, वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल, इफ़ यू डोंट नो इन डिटेल कि सुनील छेत्री की करियर कैसा रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ पता चलेगा उनके करियर के बारे में, जो कि शायद पब्लिक में इतना नहीं होता है। बट ऑन दैट नोट, हम लोग अब मूव ऑन करते हैं अपने पहले सेगमेंट पे, विच इज़ द क्वालिफिकेशन सिनेरियो फॉर ईच एंड एवरी टीम दैट इज स्टिल अलाइव फॉर द प्लेऑफ्स। अब यहाँ पे हम लोग 5 टीमों की बातें करने वाले हैं। टू क्लैरिफाई, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 5 टीम अब रेस से बाहर हो चुकी हैं। ये अनफॉर्चुनेटली अब क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। एंड जो टीम कंटेंशन में रहती हैं उसमें से केकेआर, राजस्थान एंड एसआरएच, ये तीनों ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए। 4th स्पॉट के लिए अभी सीएसके और आरसीबी में से कोई एक होगा। एंड यू विल गेट टू नो इन दिस सेगमेंट हाउ ये जो तीनों मैचेस अभी बचे हैं ना, सैटरडे और संडे को जो होने वाले हैं, इन तीनों मैचेस का रिजल्ट काउंट करेगा हर एक टीम के लिए, सिवाय केकेआर के। एंड यही हमारी पहली टीम होने वाली है जिसका हम लोग क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिस्कस करेंगे। क्वाइट फ्रैंकली डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज केकेआर अपना आखिरी मैच हारे, जीते या फिर वो मैच वॉश आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, केकेआर फर्स्ट पे ही रहेगी। फर्स्ट से नीचे आ ही नहीं सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं साथ ही साथ टेबल भी खोल लेता हूँ आईपीएल का, ताकि मैं आपको पॉइंट वाइज भी समझा सकूँ। केकेआर के ऑलरेडी अभी 19 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। आरआर अगर अपना लास्ट मैच जीतती भी है तो भी उनके 18 पॉइंट्स ही होंगे। एसआरएच अपना लास्ट मैच जीतती तो भी उनके 17 पॉइंट्स ही होंगे। सीएसके जीतेगी तो 16 होंगे, आरसीबी जीतेगी तो 14 होंगे। तो केकेआर एट 19 पॉइंट्स वो ऑलरेडी टॉप करने वाले हैं, चाहे बाकी सारी टीम्स अपने मैचेस जीत जाएं तो भी। सो इट डज नॉट मैटर फॉर केकेआर कि क्या रिजल्ट होता है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग लग्जरी दैट वील डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट द केकेआर वर्सेस आरआर प्रीव्यू। सो केकेआर के लिए तो कुछ रिलेवेंस है नहीं यहाँ पे, बट द सेकेंड टीम विच इज़ राजस्थान रॉयल्स, यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं थैंक्स टू देयर डिफीट अगेंस्ट पंजाब किंग्स। एंड भाई क्या कर रही है राजस्थान, मैंने ये आईपीएल शुरू होने से पहले भी कहा था कि दिस हैबिट विल कम इनटू प्ले। ये जो लैक ऑफ डेप्थ है ये एक्सपोज होना शुरू होगी। थैंकफुली फॉर राजस्थान इस बार वो जो एक्सपोज होना था वो राइट अवे इन द सेकेंड हाफ नहीं शुरू हुआ।
इट स्टार्टेड व्हेन दे हैड क्वालिफाइड ऑलरेडी, व्हेन दे वर सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन, और अब वो 4 मैचेस लगातार हार चुके हैं। इससे गंदा टाइम डाउनफॉल के लिए नहीं हो सकता था। यूजुअली इस टाइम पे टीम्स पीक कर रही होती हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज आरसीबी। कितना भी मजाक उड़ा लो, बट द फैक्ट इज वो 5 मैचेस लगातार जीत के आ रहे हैं, एंड अगर वो प्लेऑफ्स में आएंगे तो जितना मोमेंटम उनके पास होने वाला है वो बहुत ही अनरियल है। केकेआर पिछले 5 मैचेस अनडिफीटेड है। ये जो अच्छी टीम्स अभी चल रही हैं, एसआरएच का मुझे पता है थोड़ा सा ऑन ऑफ होता रहता है, बट दे स्टिल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 2। तो अनफॉर्चुनेटली उनका जीटी से मैच वॉश आउट हो गया। तो हर इंपॉर्टेंट टीम जो कि आईपीएल जीत सकती है ना, वो सही टाइम पे पीक करना जानती है। राजस्थान रॉयल्स का एकदम ही उल्टा है, विच इज़ वाई आई फर्मली बिलीव कि दे विल नॉट विन दी आईपीएल, बट दैट्स गोइंग टू फार। अभी क्वालिफिकेशन के लिए क्या मैटर है? देखो, आरआर को अपना गेम जीतना ही जीतना है अगर उन्हें टॉप 2 में रहना है। तो दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू इंश्योर कि आप टॉप 2 में रहेंगे, बिकॉज अगर आरआर अपना मैच जीत गई तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे, विच मीन्स अगर सनराइजर्स अपना लास्ट मैच जीतती है तो भी उनके 17 पॉइंट्स ही होंगे। तो नेट और नेट का कोई चक्कर है ही नहीं। राजस्थान अगर अपना लास्ट मैच जीतेगी केकेआर से तो डेफिनेटली प्ले ऑफ 1 जो है हमारा क्वालिफायर 1 उसको खेलेगी, टॉप 2 में ही फिनिश करेगी, सेकंड पोजीशन उनकी कंफर्म रहेगी। अब यहाँ पे और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? ये तो पहला सिनेरियो हो गया कि आप जीत जाओ, कंफर्म कर लो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर आप हार भी गए केकेआर से तो भी आप सेकंड पे फिनिश कर सकते हो, चांस तब भी है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? एसआरएच जो है वो पंजाब से अपना मैच हार जाए, एंड सीएसके जो है वो एट मैक्स 1 पॉइंट ले जाए आरसीबी के अगेंस्ट, विच मीन्स कि या तो सीएसके हार जाए मैच को, आरसीबी जीत जाए वाला मैच, या फिर वॉश आउट हो जाए, मैच अबैंडन हो जाए। अगर सीएसके ने 2 पॉइंट्स ले लिए, विच मीन्स उन्होंने आरसीबी को हरा दिया, तो आरआर फिर अगर मैच अपना हार जाएगी केकेआर के साथ, तो कंफर्म नहीं कर सकती अपना टॉप 2 का स्पॉट। तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो ये है कि यार ये लोग जो है ना वो 4th पोजीशन तक भी कर सकते हैं। इतना पॉसिबिलिटीज बहुत वाइड हैं अभी आरआर के लिए। 4th पोजीशन पे पता है कैसे करेंगे ये लोग? अगर केकेआर से हार जाए ये लोग, सबसे पहली कंडीशन ये है। फिर चेन्नई जो है आरसीबी को हरा दे, दूसरी कंडीशन ये है। और एसआरएच जो है उनको जीतने की जरूरत भी नहीं है, 1 पॉइंट मिल जाए, जीत गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वॉश आउट भी हो गया मैच तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होते ही आरआर 4th पोजीशन पे गिर जाएगी। इतना बुरा हो जाएगा सीन। सो आरआर के लिए जो लास्ट मैच है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सबसे अच्छी बात आरआर के लिए पता क्या है कि उनका मैच लास्ट में ग्रुप स्टेज के, तो आपको पता होगा को एग्जैक्टली क्या करना है। सारे सिनेरियोज टॉप 2 में आने के एकदम क्लियर रहेंगे। तो आरआर के लिए ये एक अच्छी बात है कि किस्मत ऐसी है कि लास्ट मैच पड़ रहा है ग्रुप स्टेज का, उससे बहुत फ़ायदा होगा। सबकॉन्शियसली आपको क्लैरिटी मिलेगी, वरना आप वो अंधेरे में एक तीर चला रहे हो। तो यूजुअली हमेशा ऐसा ही होता है, जो कि बाकी 2 टीम्स को फेस करना पड़ेगा, सीएसके एंड एसआरएच एंड परहैप्स इवन आरसीबी ऑल्सो। तो आरआर की तो ये बात हो गई, केकेआर की हमने बात कर ली है। अब आते हैं अगली 3 टीमों पे। सबसे पहले बात करेंगे एसआरएच की। एसआरएच के पास भी अभी चांस है टॉप 2 में आने का, एंड मुझे जेन्युइनली एसआरएच के लिए बुरा लग रहा है, बिकॉज जो ये जीटी से जो गेम वॉश आउट हुआ है ना, अगर ये वो वाला गेम जीत गए होते तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा चांस होता, आई वुड से 80% चांस फिर एसआरएच का ही होता टॉप 2 में आने का ओवर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान का फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, केकेआर से मैच है। ऑन द अदर हैंड एसआरएच का पंजाब से मैच बचा हुआ है, वो भी घर पे है। वॉश आउट होने के चांसेस दोबारा हो सकते हैं ड्यू टू रेन। सो सारे कंडीशंस और सारे सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एसआरएच के लिए भी 3 सिचुएशंस होंगी यहाँ पे। अगर राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है केकेआर से तो एसआरएच जो है वो कुछ भी कर ले, चाहे हारे चाहे जीते चाहे वॉश आउट हो जाए मैच पंजाब से, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, बट दे विल नॉट क्वालिफाई इन द टॉप 2। तो एसआरएच के टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि आपको इंश्योर करना है कि आरआर केकेआर से हार जाए। अगर वो हो गई बात तो फिर हम लोग एसआरएच के लिए आगे डिस्कस कर सकते हैं टॉप 2 में आने के लिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई पंजाब को एसआरएच हरा दे, जो उनका अपना मैच है, एंड आरआर जो है वो केकेआर से हार जाए। तो ये सिंपल एकदम सिचुएशन है, यहाँ पे वो हो जाएगा तो सेकंड पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अगर एसआरएच जीत जाएगी अपना मैच तो उनके 17 पॉइंट हो जाएंगे, एंड आरआर हारी होगी तो उनके 16 पॉइंट ही रहेंगे, एंड चेन्नई अगर मैच जीत जाएगी तो भी उनके 16 पॉइंट ही हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो एसआरएच पॉइंट्स के बेसिस पे वंस अगेन सेकंड पे हो जाएगी, नेट का कोई इशू ही नहीं होने वाला। तो अगर आरआर हार जाए एंड एसआरएच खुद जीत जाए तो सिंपली वो टॉप 2 में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर पंजाब से मैच वॉश आउट हो गया
तो क्या, तो भाई अगर वॉश आउट हो गया पंजाब से मैच तब भी वो सेकंड आ सकते हैं, ये अच्छी बात है एसआरएच के लिए। पर उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, सबसे पहले राजस्थान वंस अगेन मैच अपना हारे, वो तो प्री कंडीशन है हर जगह हर सिचुएशन में। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि चेन्नई जो है वो आरसीबी से अपना मैच हार जाए। ये दोनों सिचुएशंस अगर हो जाएंगे तो भी एसआरएच जो है वो सेकंड पे आ सकती है। कैसे, क्योंकि एसआरएच का अगर ड्रॉ हो गया मैच, बारिश हो गई पंजाब से, तो उनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, और राजस्थान अगर अपना मैच हार गई केकेआर से तो उनकी भी 16 पॉइंट्स होंगे। बट एसआरएच की नेट नेट ऑलरेडी राजस्थान से बेटर है, एंड राजस्थान हारेगी तो उनकी नेट नेट और ख़राब ही होगी। फिर आरसीबी अगर चेन्नई को हराएगी तो दोनों टीम्स के 14 पॉइंट्स ही होंगे, तो बाय पॉइंट्स आराम से एसआरएच जो है क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 2 में। तो एसआरएच अगर अपना मैच जीतती है तो भी शायद क्वालिफाई ना करे टॉप 2 के लिए, और अगर मैच वॉश आउट हो जाता है, मैच खेले भी ना, तो भी शायद क्वालिफाई कर जाए टॉप 2 के लिए। इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में नेट नेट का कोई रोल ही नहीं बचा है। सबसे अच्छी बात और सबसे सिंपल बात ये है, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने सीएसके और आरसीबी के बारे में, इनका थोड़ा सा टाइड होगा डिस्कशन। सबसे पहले सीएसके की बात करते हैं बिकॉज दे आर अप इन द टेबल राइट नाउ। सबसे पहली बात यह है सीएसके के लिए कि फैक्चुअली मैथमेटिकली उनको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, विच मीन्स अगर गेम वॉश आउट हो गया आरसीबी के अगेंस्ट, विच इज़ ऑल्सो मे बी पॉसिबल, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे 1 पॉइंट के साथ, एंड आरसीबी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। वो भी आरसीबी के केस में डिस्कस कर लेंगे। तो टॉप 4 में आने के लिए तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं, बस 1 पॉइंट चाहिए, 2 आ गए तो पक्का क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन इन टॉप 4 विल बी गारंटीड एज सून एज दे गेट 1 पॉइंट, विच इज़ की वॉच आउट भी हो जाए, मैच खेली भी ना, तो भी चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा सिचुएशन क्या है, दे कैन लूज टू आरसीबी बट दे कैन स्टिल एंड अप क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। अब ये कैसे होगा, तब जब अगर वो चेस कर रहे हैं आरसीबी के अगेंस्ट तो 18 से कम रनों से हारे, या फिर जब आरसीबी चेस कर रही है, चेन्नई ने पहले बैटिंग कर रखी है, तो आरसीबी जो है 18.1 ओवर्स तक अपना टारगेट चेज ना कर पाए। अब इसमें भी एक कैच है, वो भी मैं आरसीबी वाले सिचुएशन में बताऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकली ट्रू, बट रफली अगर वो आरसीबी से हार भी जाते हैं, बट वो नेट रन रेट अगर ध्यान में हो जाए तो बेसिकली सीएसके और आरसीबी दोनों के 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट के बेसिस पे चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 4 में। बट ये दोनों सिचुएशन हमने बात करी टॉप 4 में आने के लिए। अगर टॉप 2 में आना है केकेआर के साथ, क्या वो पॉसिबल है? तो भाई वो भी पॉसिबल है। बेसिकली आरआर, एसआरएच एंड सीएसके तीनों टीम्स केकेआर को ज्वाइन कर सकती हैं टॉप 2 के लिए, इससे हमें ये पता चलता है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए लास्ट सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर टॉप 2 में सीएसके को आना है तो उसके लिए राजस्थान का 1 सेकेंड हारना ज़रूरी है, वरना वो पॉइंट्स के बेसिस पर राजस्थान बहुत आगे निकल जाएगी। तो राजस्थान का हारना एसआरएच एंड सीएसके दोनों के टॉप 2 में आने के लिए कंपलसरी होने वाला है। आरआर हार जाए, साथ ही साथ एसआरएच का जो मैच है पंजाब से, वो या तो एसआरएच हार जाए या तो वॉश आउट हो जाए, दोनों चलेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा बैंडविड्थ है, एंड सीएसके आरसीबी से जीत जाए। अब इसके चलते हुए पता है क्या होगा, राजस्थान के 16 पॉइंट हैं, वो वहीं पे रह जाएंगे केकेआर से हार के। एसआरएच का अगर मान लो मैच ड्रॉ भी हो गया, मान लो हारे नहीं लेकिन ड्रॉ हो गया, बेस्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं सीएसके के लिए, तो उनके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे। बट अगर चेन्नई जीत गई तो उनके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे, बट उनकी नेट रन रेट जो है वो एसआरएच और आरआर दोनों से बेटर है। तो आरआर, एसआरएच और सीएसके तीनों टीम 16 पॉइंट पर रह के नेट रन रेट के बेसिस पे सीएसके सेकंड हो जाएगी, एसआरएच थर्ड हो जाएगी और आरआर फोर्थ हो जाएगी। इतना ज़्यादा क्लोज मुझे याद नहीं कब था आईपीएल कि 16 पॉइंट्स पे 3 टीमें 4 में से और नेट रन रेट के बेसिस पे अरेंज हो रही हैं। अगर ऐसा होता है दिस विल बी क्रेजी। बट टॉकिंग अबाउट आरसीबी के लिए क्या सीन है, देखो अगर मैच वॉश आउट होता है सीएसके के अगेंस्ट, तो एज ए सेड बिफोर सीएसके क्वालिफाई कर जाएगी, एंड 3 टीम्स तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही रखी हैं, विच मीन्स कि देयर विल बी नो स्पॉट फॉर आरसीबी। अगर मैच में बारिश होती है, मैच नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो आरसीबी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होने वाला है, अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो भाई थैंक्स टू देयर ओन एफर्ट्स कि वो 5 मैचेस लगातार जीते हैं, प्लस थैंक्स टू गॉड एज वेल कि बाकी सारी टीम्स ने जो जो गलती करनी थी एग्जैक्टली वही कर दी टू मेक श्योर कि आरसीबी क्वालिफाई करे। इन दोनों के मिक्सचर की वजह से अब आरसीबी को बस बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन रखनी है दिमाग के अंदर। जब चेन्नई के अगेंस्ट मैच हो, सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा, मार्जिन के बेसिस पे जीतना पड़ेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर नेट रन रेट।
एंड वो होने वाला है कि यार जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो अगर, तो चेन्नई को 18 रन से ज़्यादा से हराओ, 18 या फिर उससे ज़्यादा। एंड अगर आप चेस कर रहे हो तो आप 18.1 ओवर्स में सीएसके का टारगेट चेस कर लो। अब यहाँ पे कैच पता क्या है आपको, अगर वो वाला मैच याद हो, मुझे याद नहीं किस साल हुआ था ये एग्जैक्टली, बहुत पहले की बात है, क्योंकि जो वो मुंबई और राजस्थान का मैच हुआ था जब वो आदित्य तारे ने छक्का मार दिया था और फिर टी शर्ट उतार दी थी, वो सबको याद होगा वो मेरे ख्याल से। उस वाले मैच में अगर तुम्हें याद हो, उससे राहुल द्रविड़ ने अपनी टोपी उठा के पटक भी दी थी, फिर उस पर बैठा हुआ था डगआउट पे। उस वाले मैच में बाद में निकल के आता जब मैच खत्म हो गया था कि भाई ये इतना अनरियल साउंड इसलिए कर रहा है बिकॉज वो एक छक्का चाहिए था, उसने मार दिया आदित्य तारे ने। बट मैथमेटिकली अगर वो छक्का नहीं मारता उस बॉल पे और अगर एक दो बॉल बाद भी छक्का मार देता तो भी क्वालिफाई कर जाती मुंबई, वो बाद में कैलकुलेशन निकल के आई थी। तो नेट रन रेट की जो कैलकुलेशन होती है ना वो बहुत ट्रिकी होती है, एंड उसमें हम लोग घुसेंगे नहीं ज़्यादा। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे ज़रूरी नहीं है कि आरसीबी को एग्जैक्टली 18.1 ओवर्स में ही चेस करना होगा टारगेट। अगर मान लो आरसीबी ने 18.4 ओवर्स में 3 और बॉलें लेकर मैच जीता, बट किस तरह से जीता कि 18.3 बॉल्स के बाद सिर्फ एक रन रह गया था और फिर 18.4 बॉल पे उन्होंने छक्का मार दिया, विच मीन्स 5 रन ज़्यादा हो गए हैं चेन्नई से, तो वो 18.4 ओवर्स में भी जीतेंगे तो चलेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैच ज़रूरी नहीं कि 18.1 ओवर्स पे आके ख़त्म हो जाएगा, कि नहीं भाई 18.1 ओवर्स में जब 11 बॉलें बची थी तब आरसीबी ने चेज नहीं करा तो मतलब मैच खत्म, अब डिस्क्वालीफाई हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसके 2-3 बॉलों बाद का भी मार्जिन होगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने अल्टीमेटली रनों से सरपास करती है सीएसके को। तो ये कॉम्प्लिकेशन तो हमें मैच के टाइम पर ही पता चलेगा जब इक्वेशन निकल के आएगी, स्पेशली अगर वो बारिश की वजह से ओवर्स कम हो जाएं तो मतलब ये रिवाइज्ड टारगेट्स मिलेंगे। बट ये एक मुझे ये चीज़ पता चली है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट क्वाइट श्योर ऑन दिस वन, कि अगर बारिश से गेम इफेक्ट होता है एंड अगर आरसीबी की पहले बैटिंग आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवर्स कम हो रहे ज़्यादा हो रहे हैं, आरसीबी को फिर भी 18 रन से तो कम से कम जीतना ही पड़ेगा, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। एंड दिस इज वाई आई थिंक चेजिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट गेम। अभी उसका प्रीव्यू करेंगे तब उसकी बात करेंगे। बट द लास्ट सिनेरियो विच इज टॉप 2 वो आरसीबी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14 पॉइंट्स ही ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो हमारी अभी थर्ड टीम है विच इज़ एसआरएच, उसके ऑलरेडी 15 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो वो टॉप 3 टीम्स को केकेआर, आरआर और एसआरएच इन तीनों को ओवरटेक ही नहीं कर सकते। तो टॉप 2 इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। टॉप 4 में आने के लिए ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, बट इससे भी ज़्यादा ट्रिकी सिनेरियो था, उन्होंने कट डाउन करके अब यहाँ तक पहुँचा दिया, तो उनके लिए उसके लिए रिस्पेक्ट डिजर्व करती है आरसीबी। ऑल एंड ऑल व्हाट डू यू थिंक कि इसमें से कौन अल्टीमेटली आने वाले हैं? 3 बची हुई टीम, मतलब 3 तो चलो 2 तो क्वालिफाई कर ही चुकी हैं 3 में से, बट अल्टीमेटली कौन से पोजीशन पे कौन एंड अप करने वाला है? आई वुड लव टू नो योर थॉट्स एज वेल, तो कमेंट करना। एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज़ द प्रीव्यू फॉर आरसीबी वर्सेस सीएसके, द मैच टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे। पहला मैच होने वाला है वीकेंड का, एंड दिस कुड पोटेंशियल बी द बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल। बिकॉज वाई? बिकॉज आई टेल यू, इस मैच से हमें पता चलेगा चौथी टीम क्वालिफाई कौन करेगी। बाकी दोनों मैचेस की सिग्निफिकेंस से डिसाइड करने में टॉप 2 में कौन आएगा, बट टू बिगिन विद टॉप 4 में आ कौन रहा है, जो चौथी टीम है वो डिसाइड यही वाला मैच करके देगा। एंड आई काइंड ऑफ लाइक हाउ एवरीथिंग इज मूविंग इन प्रोग्रेशन। ऐसा नहीं कि आरआर का मैच पहले हो गया केकेआर से कि उससे डिसाइड हो गया पहले टॉप 2 में कौन होने वाला है, लेकिन जो चौथी टीम है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। एकदम लॉजिकली जा रही है चीज़ें, पहले टॉप 4 डिसाइड होगा, उसके बाद संडे की रात आते आते टॉप 2 पता चलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रही हैं चीज़ें, एंड द मैथमेटिकल गॉड्स विल बी वेरी हैप्पी। बट कमिंग टू द प्रीव्यू ऑफ दिस वन मोर स्पेसिफिकली, अगर हम लोग पिच एंड कंडीशंस की बात करें इस मैच के लिए, यार देखो मुझे पर्सनली लगता है कि आरसीबी को रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। लॉजिकली अगर मैं सोचूं, मुझे तो नहीं लगता कि रिस्क लेगी इतना ज़्यादा घास वास डाल के पिच के ऊपर या फिर बहुत स्लो बना के। इट शुड बी अ टिपिकल चिन्नास्वामी पिच with a slight touch of the current trend of IPL 2024, which is to not allow batsmen to score 240 runs, 250 runs. And so in totality, what I mean is, I am expecting anything around 200. उस टाइप की पिच होनी चाहिए। कई लोग कहेंगे डीसी वाला मैच में तो इतनी हाई स्कोरिंग पिच नहीं थी, बट आई फर्मली डिसएग्री। आई थिंक वो पिच अच्छी थी, लोगों ने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करी थी अपनी बैटिंग। अगर आप खुद ही याद करो, 10 ओवर में 110 रन हो चुके थे आरसीबी के, वहाँ से आराम से 220-240 बनने चाहिए थे, एंड डीसी ने तो और भी घटिया बैटिंग करी है। सो वो पिच अच्छी थी, अप्लाई लोगों ने सही तरीके से नहीं करा था। एंड आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ पिच हमें दिख सकती है। 200 सेफ टारगेट मैं मान के चल रहा हूँ एज अ पार स्कोर। बट आरसीबी की अगर मैं बात करूँ
तो उनको शायद इससे थोड़ा कम ज़्यादा मारना पड़े, वो उनकी स्ट्रैटेजी के टाइम पे डिस्कस करेंगे व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन दिस सेगमेंट। एज ए सेड बिफोर, जब हम लोग क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, बिना दिमाग लगाए भूल जाओ सारी कंडीशंस को, आंख मीच के अगर टॉस जीतोगे तो चेस करना, आंख मीच के। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ऋतुराज गायकवाड़ का लक, बिकॉज जब आप एज अ चेजिंग टीम, आपको पता है कि आपका पूरा क्वालिफिकेशन सिनेरियो इस लाइन पे लगा हुआ है, इस मैच के ऊपर, एंड आपको एक टारगेट बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि आपको इतनी बॉलों में इतने रन चेस करने हैं। दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बिकॉज फिर पता क्या होगा, आरसीबी को कोई मतलब ही नहीं है 18.1 ओवर्स फॉर एग्जाम्पल उसके आगे खेलने का, कोई मतलब ही नहीं है। दे विल ट्रीट इट एज एन 18 ओवर गेम, विच मीन्स द नंबर ऑफ ओवर्स पर बैट्समैन डिवाइड बाय 10 कर दो, 1.8 निकल के आ रहा है। और 1.8 ऑफकोर्स नंबर ऑफ बॉल्स तो चाहिए होती है, बट समझ जाना 1.8 ओवर्स पर बैट्समैन इज ऑफ कोर्स लोअर देन 2 ओवर्स पर बैट्समैन। तो वो जो पर पर्सन नंबर ऑफ बॉल्स टू बी फेस्ड होता है ना, उसका प्रेशर गिर जाता है, एंड आप ज़्यादा फ्रीडम ले सकते हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बिकॉज ज़्यादा ओवर्स आपको खेलना ही नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं बची है। इसीलिए टेस्ट मैचेस में बैटिंग करनी इतनी मुश्किल होती है। एंड सो दिस वुड ओनली हेल्प आरसीबी फर्दर। सुनने में से लग रहा होगा कि हाँ 18 ओवर में अगर 20 ओवर वाला टारगेट चेज करना है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट उसका फ्लिप साइड ये भी है कि बाकी बैट्समैन भी सोचेंगे भी इसी फ्रेम ऑफ माइंड से कि उन्हें खेलने भी नहीं है 20 ओवर, वो गेम ही 18 ओवर का है। दैट कुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज इफ दे आर चेजिंग। अगर आरसीबी टॉस हार के पहले बैटिंग कर रही है ना, फिर वो अनसर्टनिटी पे रहेंगे, एंड उनकी बॉलिंग देखो अभी इंप्रूव करी है, बट इट्स नॉट देयर स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट आई वुड से। एंड चेन्नई की भी क्वालिफिकेशन अगर लाइन पे लगी हुई है तो वो भी फिर दम से ही खेलेंगे। एंड इसी के चलते हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, बिकॉज वो भी सीएसके को काफ़ी फेवर करता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, दिस इज बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड राइवलरीज अपार्ट फ्रॉम मुंबई एंड केकेआर। एंड ये थोड़ी उतनी अंडर द रेडर चली जाती है, बिकॉज मुंबई और केकेआर की डोमिनेशन जो है मुंबई की ओवर केकेआर, वो अलग ही नैरेटिव चल रहा होता है, तो पीपल काइंड ऑफ इग्नोर दिस वन। प्लस इट्स अ राइवलरी ऑफ आउटसाइड द फील्ड एज वेल बिकॉज ऑफ द 2 cities, तो थोड़ा बहुत उस चक्कर में भी लोग भूल जाते हैं कि रिकॉर्ड क्या है। बिकॉज 32 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, 21 टाइम सीएसके जीती है और सिर्फ 10 बार आरसीबी, एक मैच नो रिजल्ट था। केकेआर और मुंबई का आई थिंक 23-11 था, तो यहाँ पे भी 21-10 चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑन पार विद मुंबई एंड केकेआर की डोमिनेशन जो है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है सीएसके के पास हिस्टोरिकली देखा जाए तो। पिछले 10 मैचेस की बात करें हम लोग इन दोनों टीम्स के बीच में, तो उसमें से 7 बार चेन्नई जीती है, सिर्फ 3 बार आरसीबी जीती हुई है। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें, थोड़ा और रिसेंट हिस्ट्री को ले लिया जाए, तो 4 बार सीएसके जीती है, सिर्फ 1 बार आरसीबी जीती है। इनफैक्ट इस सीजन का जो ओपनर था वो भी आरसीबी वर्सेस सीएसके ही था एट चेपॉक, वो भी सीएसके बहुत ही कंफर्टेबली जीती थी। तो क्लियरली रीसेंट हिस्ट्री, डीप हिस्ट्री ले लो, हर चीज़ फेवर सीएसके को ही कर रही है। एंड एक और जो गलत बात है यहाँ पे वो ये आरसीबी के लिए कि चिन्ना स्वामी वाले स्टेडियम में भी, जो उनका घर है, वहाँ पे भी 10 बार इन दोनों टीम से खेला है, 5 बार चेन्नई जीती है, 4 बार आरसीबी और 1 वो नो रिजल्ट वाला मैच। तो स्टैटिस्टिकली चिन्ना स्वामी में भी डोमिनेशन सीएसके के ही है ओवर आरसीबी, डिस्पाइट इट बीइंग आरसीबीज होम ग्राउंड। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि कहीं वो हिस्टोरिकल सुपीरियॉरिटी मेंटली एक बहुत बड़ा फैक्टर ना प्ले करे कि भाई आरसीबी डर वर जाए किसी तरीके से, जो कि वो मेंटल ब्लॉक देखने को मिलता है कुछ टीम्स को दूसरी टीम से अगेंस्ट, जहाँ पे उनकी डोमिनेशन होती है। एंड चेन्नई वुड यूज एज अ बिग पॉजिटिव कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा रहा है। आई नो हिस्ट्री डज नॉट मैटर एज सच, बहुत ही कम रोल होता है अगर होता भी है तो, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि आपने ऐसे एक पर्टिकुलर टीम को उनके घर पे आके डोमिनेट करा हुआ है। मैं चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो एक मोरल बूस्टर तो होता ही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कि क्या की बैटर्स हों, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए दोनों टीम्स की, उसको ही बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। स्टार्टिंग विद चेन्नई, चेन्नई के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए रचिन रविंद्र एंड ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए फॉर श्योर। रहाणे विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन। डैरेन मिचेल एट नंबर 3, उसके बाद शिवम दुबे आ जाएंगे, फिर रविंद्र जडेजा, उसके बाद नंबर 6 पे महेंद्र सिंह धोनी। एंड मोइन अली ऑफ कोर्स नहीं खेल सकते हैं बिकॉज वो इंग्लिश प्लेयर है। आई एम नॉट श्योर क्या वो रुक रहा है कि नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग दैट ही इज लीविंग। धोनी एट नंबर 6, उसके बाद नंबर 7 पे सैंटनर आएंगे, फिर शार्दुल ठाकुर,
तो यहाँ पे हमारी नंबर 8 तक बैटिंग डिसेंट है. आई नो उतनी डेप्थ नहीं है जितनी यूजुअली चेन्नई की होती है, विच इज स्टिल यूजुअली नंबर 9, क्योंकि धोनी खुद ही नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे होते हैं. बट आई थिंक दिस इज डुएबल. एंड इसके बाद देश पांडे, सिमरजीत, ये हमारे 2 बचे हुए पेसर्स रहेंगे. एंड थिक्शाना एज अनदर स्पिनर टू सपोर्ट जडेजा एंड मिचेल सैंटनर. अब इम्पैक्ट प्लेयर पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे. या तो हम लोग समीर रिजवी को ले आए अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए, या फिर एक पेसर के साथ जाया जाए. मुकेश चौधरी जैसे हो गए या फिर हंगरेकर हो गए, इन दोनों में से किसी को भी ट्राई करा जा सकता है. अब स्ट्रेटेजिकली अगर मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूं कि क्या पॉइंट्स हैं मेरे, जो इम्पैक्ट प्ले का डिसीजन है ये पूरा का पूरा टॉस पे डिपेंड करेगा. एंड आई वुड आस्क चेन्नई टू अ बिट बोल्ड. देखो, अगर चेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हम लोग समीर रिजवी को बाद में डेप्थ ऐड करने के लिए लेके आ सकते हैं. बट अगर पहले बैटिंग आ रही है ना, तो डोंट हैव समीर रिजवी टू स्टार्ट विद. एकदम से ही ये मत सोचे चलो कि हम लोग को समीर रिजवी को खिलाना ही खिलाना है. पहले जितनी गिवन बैटिंग है उसके साथ खेलो. ज़रूरत पड़ जाए तो ऑलरेडी कोई बैट्समैन जो आउट हो रखा है उसको सब ऑफ करके समीर रिजवी को अंदर ले आना. बट अगर ज़रूरत नहीं पड़ी बाय चांस, देन यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा पेसर. एंड चिन्ने स्वामी में आई डाउट कि एक ड्राई स्लो पिच होगी. मतलब वो खुद ही के लिए गड्ढा खोदना है आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं क्यों, वो भी बताऊंगा. आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो फ्रॉम चेन्नईज पर्सपेक्टिव, टू हैव दिस प्लेइंग 11 फर्स्ट. इसमें कुछ अगर कॉम्बिनेशन में चेंजेस करने समझ में आता है, बट द पॉइंट इज कि इम्पैक्ट प्ले में कोई बैट्समैन को आप डायरेक्टली स्टार्ट मत करना टीम के अंदर. लीव द ऑप्शन ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा बॉलर while bowling in the second innings. Leave it open like Rajasthan does mostly with Nandre Burger. That could be a game changing move in my opinion. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, शार्दुल ठाकुर के ओवर्स बहुत स्मार्टली यूज करने पड़ेंगे, विच इज वंस अगेन व्हाई आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा बॉलर अगर आ जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर पे तो बहुत ही अच्छा है. बिकॉज शार्दुल ठाकुर जब से अपने मुस्तफिजुर रहमान, दीपक चहर, पथीराना ये सब लोग गए हैं, तब से शार्दुल ठाकुर को भी हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए देखा है. एंड आई एम नॉट श्योर हाउ गुड ही वुड बी, स्पेशली अगर हम लोग मतलब पहले बैटिंग करके सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं. चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कि आपको अगर वो नेट रन रेट वाला क्वेश्चन दिमाग में रखना है, आप अगर मैच जीत भी जाओ और ज़्यादा हार भी जाओ, बट नॉट मतलब गुड इनफ टू क्वालिफाई बट नॉट गुड इनफ टू विन द गेम, जिसकी वजह से बेसिकली चेन्नई क्वालिफाई तो कर जाएगी लेकिन टॉप 2 में नहीं आ पाएगी. मुझे तो लगता है कि चेन्नई को जीतने के लिए जाना चाहिए, बिकॉज इट विल कीप देयर ऑप्शन ऑफ एंटरिंग इन द टॉप 2 ओपन. एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जीतने के लिए जाना है और अगर आपको मान लो बॉलिंग करनी पड़ रही है सेकेंड इनिंग्स में, क्या शार्दुल ठाकुर इज ही गुड इनफ टू गिव यू 2 ओवर्स इन द डेथ फेज? आई डाउट. आई नो राजस्थान के अगेंस्ट रीसिंग बॉलिंग करी थी, बट वहाँ पे पिच भी बहुत अलग थी. वहाँ पे ऑलमोस्ट हर बॉलर फ्लश कर रहा था पहली इनिंग पे. तो इस आरसीबी की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट आई डाउट कि वो कितना फ्रूटफुल होगा. आई थिंक उसके ओवर स्मार्टली यूज़ करने ज़रूरी हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्ट्रेटेजिकली कि यार आई पर्सनली रियली अप्रिशिएटेड द वे चेन्नई बैटेड अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स. जब वो चेस कर रहे थे ऑन अ ट्रिकी पिच इन अ डे गेम, उनको पता था कि विकेट्स गिरने शुरू होंगे तो गेम तुरंत की तुरंत फंस जाएगा, बिकॉज राजस्थान की बॉलिंग बहुत अच्छी है. दे डिड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप. दे मेड श्योर कि हम लोग अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे स्टार्टिंग से. 2 बंदों ने वो रोल निभाया था. सबसे पहले रचिन रविंद्र एक छोटी सी पारी खेल के आउट हो गए, फिर डैरन मिचेल एट नंबर 3 एंड गायकवाड वॉज होल्डिंग अप फ्रॉम द अदर एंड. आई थिंक दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी टू गो फॉर. थोड़ी सी गट्सी है, थोड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, बट मुझे लगता है कि ये मैच डिफेंसिव होकर तो चेन्नई को खेलना ही नहीं चाहिए. आप अननेसेसरीली एक आउटसाइड चांस दे रहे हो आरसीबी को मैच कह रहा हूँ मैच में आने के लिए. एंड सो इन दैट एस्पेक्ट आई थिंक द स्ट्रैटेजी इफ स्पेशली द बैटिंग फर्स्ट शुड बी वेरी क्लियर कि आप पावर प्ले से ही एटलीस्ट एक एंड से तो गेम चलाकर खेलते रहो. दूसरे एंड से भले ही गायकवाड एंकर करने को अगर चाहता है तो करें, बट इफ यू वांट टू विन दिस गेम एंड कीप द पॉसिबिलिटीज ऑफ टॉप 2 ओपन, you must have a high scoring rate from at least one end and then hope कि आपके bowlers आपको defend कर लेंगे, because bowling भी बहुत depleted है, तो you would always appreciate a couple of extra runs. And the last point would be कि मैंने सैंटनर को जो है वो यहाँ पे थिक्शाना से ऊपर प्रेफरेंस क्यों दे रखी है, स्पेशली अगर मोइन अली आते हैं
तो किसको बाहर होना चाहिए? आई वुड स्टिल से कि थीक्षाना को पहले बाहर होना चाहिए एज अपोज टू मिचेल सैंटनर। अभी तो इस टीम में दोनों ही स्टार्ट कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमारे रचिन, डैरल मिचेल, सैंटनर और थीक्षाना ये 4 हमारे फॉरेन प्लेयर्स हो जाएंगे। बट अगर मोइन अली कुछ हो जाए, चेंज ऑफ हार्ट और वापस आ जाए, आई डोंट इवन नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट, तो आई थिंक थीक्षाना वुड बी द फर्स्ट वन फॉर मी टू गो आउट। फर्स्टली बिकॉज हिज फील्डिंग इज नॉट गुड, सेकेंडली हिज बैटिंग इज नॉट दैट गुड, थर्डली मोइन अली वैसे भी ऑफ स्पिन डाल ही लेगा। आई थिंक सार्टनर कैन ओपन द बॉलिंग इन द पावर प्ले अगेंस्ट विराट कोहली, द लेफ्ट आर्म स्पिनर डिलेमा। वो ट्रैप सेटअप करने के लिए भी मिच सैंडर बहुत बढ़िया रहेगा। जडेजा विल नॉट ओपन द बॉलिंग इन द पावर प्ले, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर ओपनिंग बॉलिंग कर सकता है पावर प्ले के अंदर, इट हैज टू बी मिच सैंडर। फॉर दीज रीजंस आई विल हैव प्रेफरेंस ऑफ सैंडर ओवर थीक्षाना इफ एट ऑल देयर कम्स द चॉइस। मूविंग टू आरसीबी नाउ, इनकी क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? कोहली एंड डुप्लेसी दोनों ओपनिंग कर रहे होंगे। इट्स सो फनी टू सी हाउ डुप्लेसी अब सबकी टीम में स्टार्टर बन चुके हैं, जिनको 3-4 मैचेस हारने के बाद ही सब लोग बाहर निकालने को कह रहे थे। इट वॉज सो रिएक्शनरी फॉर पीपल। ही इज़ द कैप्टन राइट नाउ, ही विल बी ओपनिंग करेंगे कोहली के साथ। नंबर 3 पे विल जैक्स नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा होल होने वाला है बिकॉज ही काइंड ऑफ परफॉर्म डिसेंटली वेल यार इस सीजन में, डिस्पाइट नॉट बीइंग द फर्स्ट चॉइस। एंड सो इनेविटेबली मैक्सवेल का आई थिंक वापस आना बनेगा ही बनेगा। एंड मैक्सवेल को आप नंबर 4 पे भी करा सकते हो बैटिंग, नंबर 3 पे भी करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पट्टीदार कहाँ करना चाहते हैं। माई पॉइंट इज पट्टीदार एट नंबर 4 राइट नाउ इज क्लिकिंग ग्रेटली। तो आइडियल सेंस में तो पट्टीदार नंबर 3 का ही बैट्समैन है, बट अगर नंबर 4 पे भी चल रहा है तो रिदम क्यों तोड़नी है? एंड सो आई वुड से कि फिर आपके पास 2 चांसेस होंगे, 2 चॉइसेस होंगे। नंबर 3 पे या तो मैक्सवेल से बैटिंग कराओ या फिर ग्रीन से बैटिंग कराओ। मैं आई एम स्टिल टेम्पटेड टू से मैक्सवेल एंड आई विल टेल यू व्हाई। अभी मैं जब स्ट्रेटेजिकली बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा। तो नंबर 3 पे मैक्सवेल, नंबर 4 पे पट्टीदार, नंबर 5 पे कैमरन ग्रीन, फिर महिपाल लोमरोर आएंगे मेरे लिए, फिर दिनेश कार्तिक आ जाएंगे, फिर करण शर्मा होंगे, विच मीन्स नंबर 8 तक हमारी बैटिंग की डेप्थ अच्छी खासी है यहाँ पे। उसके बाद लोकी फर्गसन, सिराज एंड यश दयाल, ये मेरे 3 पेसर्स होंगे। एंड इम्पैक्ट प्ले में हम लोग या तो स्वप्निल को यूज़ कर सकते हैं या फिर अनुज रावत को। अब आप लोग कहिए स्वप्निल तो ऑलराउंडर, उसको उसमें क्यों नहीं रखा, स्क्वाड में क्यों नहीं रखा, 11 में क्यों नहीं रखा? अभी समझाता हूँ आपको। द फर्स्ट पॉइंट बीइंग वंस अगेन द इम्पैक्ट प्ले विल डिपेंड ऑन द टॉस। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, होपफुली टॉस जीत कर, तो आई थिंक आपको पहले इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए एंड देन back yourself to add another extra batsman to increase your batting depth, ताकि कोई भी टारगेट हो हम 18 ओवर में चेस करने का दम रखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जल्दी आउट हो भी गए जल्दी चेस करने के चक्कर में, तो पीछे डेप्थ बहुत है बैटिंग की, सिक्योरिटी है वो। आई थिंक अनुज रावत को उस मामले में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए तो सीन एकदम उल्टा हो जाएगा। ट्राई टू बैट विद दीज सेट ऑफ प्लेयर्स फर्स्ट। अगर ज़रूरत पड़ गई कि लग रहा टारगेट कम है भाई, ये तो हम लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे 18.1 ओवर्स में, 18 रन से नहीं जीत पाएंगे, तो फिर आप अनुज रावत को ले आओ। नहीं तो कीप द ऑप्शन ओपन ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा बॉलर इन स्वप्निल। बेसिकली दोनों के पीछे का इंटेंशन सेम ही है कि सेकेंड इनिंग्स में आप जो भी करने वाले हो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। बट अब उस सेकेंड इनिंग्स में आप बैटिंग करोगे, बॉलिंग, उसके बेसिस पे स्वप्निल या फिर अनुज में से कोई एक आएगा। ये सबसे स्मार्ट तरीका है यूज़ करने का इम्पैक्ट प्लेयर। इस तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो, जो कि राजस्थान ने हमें दिखाया, आई थिंक उनसे सीखना चाहिए हर टीम को ये बात। एंड आई विल टेल यू मोर पर्टिकुलरली वाई फर्स्ट इनिंग्स में भी शायद अनुज रावत की जरूरत पड़ जाए इन केस आरसीबी का एकदम से मैसअप होता है मिडिल ऑर्डर एंड रन्स कम रह जाते हैं। बिकॉज इफ आई एम सेइंग कि 200 सॉर्ट ऑफ एक पार स्कोर हो सकता है इस पिच पे, अज्यूमिंग रीसेंट हिस्ट्री, आई थिंक आरसीबी वुड वांट टू स्कोर 20 रन अबव पार, क्योंकि उन्हें वो 18 रन से जीतने वाला मार्जिन रखना ही रखना है, वरना वो जीतना कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आरसीबी 10 रन से जीतती है ना, तो कोई पॉइंट नहीं जीतने का, क्योंकि क्वालिफाई नहीं करोगे। तो जीतना तो ढंग से ही जीतना है। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ 20 रन मार्जिन, जो कि बेसिकली आपका नेट टू नेट का मार्जिन होने वाला है अबव पार को। फॉर दैट मे बी परहैप्स यू विल नीड अनुज रावत, बट उसी के लिए हमने अच्छी चीज़ क्या कर रखी है, अगर अनुज रावत को एज अ कंटिजेंसी प्लान यूज़ करना पड़ भी गया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ, तब भी हमारे पास लाइनअप में लोकी फर्गसन, सिराज, यश दयाल, करण शर्मा, कैमरन ग्रीन, लोमरोर, मैक्सवेल, 7 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे। बहुत ऑप्शंस हैं, बोथ पेस एंड स्पिन।
तो स्वप्निल अगर नहीं भी आता है तो वी कैन कॉम्पनसेट फॉर हिज लैक ऑफ बॉलिंग अवेलेबिलिटीज, बिकॉज मैक्सवेल भी बॉलिंग कर सकता है, अच्छी करी उसने बॉलिंग सीजन. सो दैट शुड नॉट बी एन इशू. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिकली मेक द पिच लेस स्पिन फ्रेंडली, अगर उनके हाथों में है तो, विच आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत तो उनके हाथों में हो गई होगा. बिकॉज अगर आप स्पिन फ्रेंडली विकेट बना रहे हो, आई थिंक आप चेन्नई के हाथों में गेम दे रहे हो. उनके पास पेसर्स की वैसी ही कमी है भाई. देश पांडे और अपना शार्दुल ठाकुर, ये इनके दो मेन इंडियन पेसर्स हैं. दीपक चहर वगैरह नहीं है, अपने डेथ बॉलिंग में पथी राणा नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही. उनके स्पिनर्स उनकी मेन स्ट्रेंथ होंगे. सैंटनर होगा तो वो होगा, मोइन अली होता तो वो होता, जडेजा है, थिकशाना है, ये इनके मेन स्टॉलवर्ड्स हैं. उनको गेम हाथों में मत दो बनाकर. आई थिंक द पिच शुड बी अ डिसेंट वन दैट स्टेज ट्रू अक्रॉस बोथ द इनिंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है. एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं की बैटल्स पे, विच इज़ द नेक्स्ट सेगमेंट. यहाँ पे सबसे पहला की बैटल नेचुरली विराट कोहली वर्सेस मिथ सैंटनर का होने वाला है. इन द पावर प्ले आई सॉ, मैंने रिसेंटली एक मैच में एक्सप्लेन किया था जब पंजाब और चेन्नई का मैच हुआ था, कैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सॉ अ स्पिनर स्विंगिंग द बॉल. एंड यू वोंट बिलीव दिस कि स्विंग में कह रहा हूँ वर्ड, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू. ये मैंने अश्विन को करते हुए देखा टेस्ट मैचेस में. मिथ सैंटनर ने ये चीज़ करी थी पहले ओवर में पंजाब के अगेंस्ट. इफ़ यू वांट अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, आप वो पॉडकास्ट जाके देख सकते हो. वो बंदा उस वैरायटी के साथ बॉलिंग कर सकता है टाइट लाइंस पे. विराट कोहली ना मस्ट विन गेम, 18 मई को गेम है, उसकी बड़ी हिस्ट्री रही है. वुड बी अ ग्रेट बैटल टू सी. एंड एक बहुत बड़ा मॉरल डेंट लग सकता है आरसीबी के होप्स पे अगर विराट कोहली जल्दी आउट होता है तो. बहुत मजा आएगा देखने में. सेकेंड इज ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेज मोहम्मद सिराज. सिराज हैज़ रिटर्न टू फॉर्म रिसेंटली. पावर प्ले में कई बार वो 3 ओवर्स भी डाल रहे हैं. अब रचिन रविंद्र तो देखो मारने जाने वाला है. दूसरे एंड से गायकवाड़ कैसे एक्सप्लॉइट करता है सिराज को, या फिर इनफैक्ट जो बाकी बॉलर्स होंगे उनको भी, बी एट एस दयाल, बी एट स्पिनर. मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज के ऊपर ही होगी दूसरे एंड से विकेट्स खोलने की. रचिन रविंद्र तो इफ नॉट नाउ देन लेटर विकेट अपना देगा ही देगा. उसके लिए आपको रन बचाने के लिए जाना है. गायकवाड़ के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग है. यू विल हैव टू टेक हिज विकेट. सिराज बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स हियर. Next, key battle is going to be not much to explain. Captains have shied away from using right arm leg spinners or left arm off spinners against Dubey, just because he's on the pitch. उनसे बॉलिंग कराती ही नहीं है लोग. बट आरसीबी के पास वो ऑप्शन इतना है नहीं, बिकॉज चाहे स्वप्ने ले लो, चाहे महिपाल लोमरो ले लो, चाहे कर्ण शर्मा ले लो, सबकी बॉल टर्न होकर अंदर ही आएगी. तो आप क्या सारे के सारे और मैक्सवेल से कराने वाले हो? अनलाइकली है. एंड सो दे विल हैव टू यूज कर्ण शर्मा एट अ सर्टन स्टेज इफ दुबे इज देयर. क्या दुबे धज्जियां उड़ाने वाला है बिकॉज रिसेंटली उसका फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कर्ण शर्मा उसको ललचा के विकेट उसको दिलवा देगा, विच मीन्स यू कुड लीव द मिडल ऑर्डर ऑफ सीएसके वाइड ओपन. ये भी बहुत सोचने वाली बात होगी. एंड परहैप्स कुड बी अ बिग रोल इन डिसाइडिंग कि आरसीबी अल्टीमेटली कितने मार्जिन से जीत सकती है. आई थिंक दुबे का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है. देयर इज नो वे दुबे एंड तक बैटिंग कर रहा है फिर भी आरसीबी 18 रन से जीत रही है. आई डोंट बिलीव सो. So this is going to be a very, perhaps the most important battle right now. Next is going to be Rajat Patidar versus Ravindra Jadeja, especially in the 6th to the 10th over phase. यहाँ पे डेफिनेटली 2 ओवर हमें जडेजा के देखने को मिल सकते हैं. एंड पटीदार यूजुअली इसी फेज में आप नोटिस करना पिछले 2-3 मैचेस से, यही वो फेज होता है जहाँ पे पटीदार सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है. इनफैक्ट वो बाकियों से बाद में बैटिंग करने के लिए आता है एंड बाय द 10th ओवर उसकी ऑलमोस्ट खुद की 50 हो गई होती है. फिर अगले फेज में जो कि 10 से 15 का होता है उसमें आउट हो जाता है अल्टीमेटली, एंड तक नहीं खेलता. तो ये वो फेज है जहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट करता है जस्ट बिफोर द 10th ओवर, जब मिडवे पहुंचने वाले होते हैं इनिंग्स के. एंड जडेजा को यहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टू पुश द ब्रेक्स ऑन पटीदार. एंड लास्टली कैमरून ग्रीन वर्सेस सिमरजीत. अज्यूमिंग दैट कैमरून ग्रीन जो है नीचे बैटिंग करेगा, विच इज़ नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मैक्सवेल को नंबर 3 पे बैटिंग क्यों करनी चाहिए. देखो मैक्सवेल अगर नीचे बैटिंग करने के लिए आएगा, ऑल्दो इट सूट्स हिज गेम नेचुरली स्पीकिंग, बट जिस तरीके से वो रेकलेसली विकेट्स थ्रो कर रहा है और उसका लक भी नहीं चल रहा है, वो विकेट्स थ्रो हो भी जा रहे हैं, कैचेस हाथ में आ जा रहे हैं, इट इज़ बेटर टू मेक हिम बैट एट नंबर 3 एंड गिव हिम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मे बी दैट विल हेल्प हिम सेटल इन फर्स्ट, कंट्रोल हिज इंस्टिंक्ट्स एंड देन टेक ऑफ वंस ही इज सेट ऑन द पिच. फॉर दैट रीजन आई थिंक कैमरून ग्रीन को नंबर 5 पे ही रखना चाहिए. एंड नेचुरली अगर नंबर 5 पे होगा तो डेफिनेटली डेथ ओवर्स में अगर वो बैटिंग करेगा तो सिमरजीत भी सामने आएगा. जब सिमरजीत सामने आएगा, ही इज़ अ गाय इन फॉर्म.
वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी उसकी पेस पे क्या कैमरन ग्रीन खड़ा उतरता है, या फिर टैंक करके मजबूर कर दे शायद डीसी को, आरसीबी को, अनुज रावत को एज एन बैक प्ले यूज़ करने पे सोचना पड़ेगा. एंड सो लास्टली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मच क्लोजर दैन वॉट हिस्ट्री टेल्स अस. हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सीएसके का 1 Saturday गेम जीतना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रहा है सीएसके का. बट द काइंड ऑफ फॉर्म दैट आरसीबी हैज़ बीन, एक मीडियोकर टीम भी अगर एक विनिंग रिदम में हो ना तो वो 10 times बेटर हो जाती है. एंड चेन्नई ऑन द अदर हैंड बहुत ही डाइसी लगी है. ये अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है कि भाई वो इतना डाइसी लगने के बाद भी थर्ड पे हैं और अभी भी टॉप 2 में आ सकते हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई नो अभी उनने राजस्थान को भी हराया है. दे हैव नेवर लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट. प्लस जो टॉस वाला फैक्टर है वो भी कभी इनके हाथ में नहीं आता है. अगर बारिश हो गई तो एडवांटेज फिर दोबारा आरसीबी को ही मिलेगी चेस करते वक्त. कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड यू कैन नॉट हेल्प बट वंडर कि आरसीबी के पास एक अनड्यू एडवांटेज मिल सकती है उनको, स्पेशली अगर टॉस जीत जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेज मिल सकती है इन माय ओपिनियन. आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आरसीबी ये मैच जीतती है बट नॉट गुड इनफ टू क्वालिफाई. दैट वुड बी द वाइल्डेस्ट सीन आउट देयर कि आरसीबी मैच तो जीत गई बट उस मार्जिन से नहीं जीत पाई कि उनकी नेट टू नेट सीएसके से बेटर हो जाए एंड सो चेन्नई मैच हार कर भी क्वालिफाई कर जाए. आई थिंक इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है. आइदर दिस और अ क्लोज सीएसके विन. आई नो आई मे साउंड लाइक अ फूल राइट नाउ. मुझे बस ऐसा लग रहा है पर्सनली कि यार मतलब आई एम गोइंग टू बैक वॉट हिस्ट्री एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ टोल्ड मी कि आरसीबी डज टेंड टू चोक एट की मोमेंट्स. अब वो की मोमेंट यूजुअली प्लेऑफ्स में आता है बिकॉज आरसीबी ने पहले भी ऐसा कर रखा है कि वो लगातार सारे मैचेस जीत गए आखिरी के टू क्वालिफाई. सो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं. बट आई एम गोइंग विद दैट हिस्टोरिक ट्रेंड पर्सनली. मुझे ऐसे पर्सनल फीलिंग है एंड सो आई थिंक कि आरसीबी जीत सकती है बट शायद नॉट एज पर द मार्जिन ऑफ द नेट टू नेट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ओवरकम. या फिर चेन्नई नैनो मान से जीत जाए. दैट इज़ माई थॉट. लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो. इसी बात पे अगले सेगमेंट पे चलते हैं विच इज़ SRH वर्सेस पंजाब. अब ये मैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. नॉट बिकॉज पंजाब क्वालिफाई कर सकती है बिकॉज वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, नॉट बिकॉज SRH डिस्क्वालीफाई कर सकती है बिकॉज वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बट बिकॉज दिस विल इनेविटेबली डिसाइड कि क्या CSK टॉप 2 में आने वाली है या फिर RR टॉप 2 में आने वाली है या फिर इन दोनों को पीछे छोड़ के SRH टॉप 2 में आने वाली है. अभी क्या कंडीशंस है ये हमने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन वाले सेगमेंट में डिस्कस कर लिया है, तो यू कैन रिवाइंड टू दैट इफ यू वांट टू. बट कमिंग टू दिस मैच स्पेसिफिकली बिकॉज SRH की ड्यूटी अपनी तरफ से ये कि उन्हें ये मैच जीतना ही जीतना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉश आउट हो जाए तो भी आ सकते हैं टॉप 2 में. एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड यू विल हैव टू रिलाई ऑन अदर्स मोर. सो इन देयर हैंड्स व्हाट दे कुड डू बेस्ट इज कि भाई अपना मैच पूरी तरीके से खेलो और मैच जीतो, उसके बाद भगवान के हाथों में जो है. एंड सो अगर हम लोग पिच और कंडीशंस की बात करें, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड पिच अगेन. मुझे नहीं लगता कि वंस अगेन SRH वुड रिस्क हैविंग अ स्लो टर्नर और एक्स्ट्रा ड्राई पिच जो कि स्पिनर्स को बहुत हेल्प कर रही हो बिकॉज नंबर 1 स्पिनर्स आपके पास उतने अच्छे हैं नहीं. नंबर 2 आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बैटिंग है, तो क्यों फंसाना चाहोगे. नंबर 3 ऑल्दो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो लेकिन टॉप 2 में आने के लिए मैच जीतना ज़रूरी है, तो स्टेक्स बहुत हाई हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन टॉप 2 एंड सो वाई वुड यू वांट टू रिस्क ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट जाके एक ऐसी पिच बनाना है जहाँ पे आप हार भी सकते हो, स्पेशली जहाँ पे टॉस भी फिर थोड़ा सा मैटर करने लग जाए. मुझे लगता है पिच शुड बी अ गुड बैटिंग विकेट. हमने इनफैक्ट गुजरात वाले मैचेस में भी जितनी पिच देखने को मिली थी कलर से ही पता चल रहा था कि इट इज़ अ गुड बैटिंग विकेट. थोड़ा सा वाइट क्लेश सा जो कलर होता है उससे पता चल जाता है. द पॉइंट इज बारिश का सीन अगर होता है जो कि होता आ भी रहा है रिसेंटली, दैट वुड मीन पिच कवर्ड है. पिच कवर्ड है तो डैम्पनेस ज़्यादा होगी पिच के अंदर. पिच के अराउंड थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा हवा में, विच मीन्स इनिशियली बॉल थोड़ा फंस के भी आ सकता है, हवा में स्विंग भी कर सकता है. प्लस बारिश का सीन है तो आपको वैसे भी हमेशा चेज ही करना चाहिए. तो कंडीशंस और सिचुएशन को मिलाते हुए आई थिंक SRH वुड वांट टू चेज फर्स्ट डिस्पाइट हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ बैटिंग फर्स्ट एंड स्कोरिंग मैमथ टोटल्स. आई थिंक लॉजिकली सेंस बनता है कि यहाँ पे आप चेज करने जाओ. पंजाब के लिए दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू प्ले फॉर बिकॉज कुछ है नहीं खेलने के लिए. स्टेक्स नहीं है बिल्कुल भी. एक स्टेक हो सकता है कि हाँ लास्ट नहीं है ना, ये हो सकता है एक स्टेक. एंड फॉर दैट
आई थिंक दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू चेस. यहाँ पे पहले बैटिंग करना वुड बी, आई थिंक इट वुड बी हार्डर टू विन हेयर अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो. मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. यहाँ पे दोनों टीम्स ने 22 बार एक दूसरे को फेस करा है. 15 बार सनराइजर्स हैदराबाद जीती है, बहुत डोमिनेशन है. सिर्फ और सिर्फ 7 बार जो है वो पंजाब मैच जीत पाई है. एंड आखिरी 10 मैचेस की बात करें जो रीसेंट हिस्ट्री है, उसमें से 10 में से 6 बार एसआरएच जीती है. आखिरी 5 मैचेस की बात करी जाए तो उसमें से 5 में से 3 बार एसआरएच जीती है. तो पिछले 10 मैचेस में अगर हम देखें तो हाँ, डोमिनेशन तो एसआरएच का ही है, बट पंजाब हैज़ मेड अ कमबैक रिसेंटली. हिस्टोरिकली तो बहुत ज़्यादा हैविली इन फेवर ऑफ एसआरएच रहा है. एंड इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम लोग इस साल का ही पहले वाला मैच ले लें, इस सीज़न का जो एसआरएच और पंजाब के बीच में हुआ था पहले, उसमें भी आई थिंक सिर्फ 2 रन से सनराइजर्स जीती थी. बहुत क्लोज मैच था. Add to this the fact that, and you will be surprised to know this, पंजाब का इस सीजन अवे रिकॉर्ड जो रहा है ना, जो मतलब घर के बाहर जो मैचेस खेल रहे हो तो वो बेस्ट रहा है. टाइड अलॉन्गसाइड केकेआर, 4 विंस इन 6 गेम्स. मोस्ट विंस हैं ये आउटसाइड होम इस सीजन में किसी भी टीम से. इट इज़ मोर देन एसआरएच, इट इज़ मोर देन राजस्थान, इट इज़ मोर देन सीएसके. सब बड़ी टीमों से ज़्यादा है. गोज ऑन टू शो कि पंजाब कितनी अच्छी टूरिंग साइड है एंड कितना आराम से ये लोग प्लेऑफ्स में हो सकते थे अभी अगर अपने घर के मैचेस जीत गए होते तो. इनफैक्ट जो मैच अभी सनराइजर्स से ये लोग 2 रन से हारे भी हैं इस सीजन की स्टार्टिंग में, वो भी उनके घर पे ही था. तो पंजाब हैज़ बीन अ ग्रेट टूरिंग साइड डिस्पाइट लुकिंग वेरी मीडियोकर एंड डिस्पाइट बीइंग एट नंबर 9 राइट नाउ. बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है. विल शोरली पॉसिबली डिस्कस दिस वंस द सीजन इज ओवर. बट इन फैक्टर्स के चलते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पंजाब के पास भी रहेगा. अब प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, द प्लेइंग 11s. क्या होने चाहिए इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 को? स्टार्टिंग विद पंजाब हेयर, एंड इशू सबसे बड़ा वही है क्लियरली कि इंग्लिश प्लेयर्स जो कि आपकी पूरी टीम का कोर हैं, परफॉर्मिंग कोर हैं, वही नहीं होने वाले अब टीम में. तो क्या कर लोगे? जब टीम का कैप्टन ही खुद ही नहीं रहने वाला तो क्या करोगे? अपेरेंटली एज पर लेटेस्ट न्यूज़, सैम करन, बेस्टो, लिविंगस्टोन, क्रिस वोक्स, रबाडा, शिखर धवन, ये सारे के सारे प्लेयर्स नहीं होने वाले. तो आपकी ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर फ्रॉम द मेन टीम निकल रहे हैं भाई. तो आप बी टीम खिलाने वाले हो पूरी. एंड सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डू यू रियली एक्सपेक्ट अ फाइट अगेंस्ट एसआरएच? करने को कर सकते हैं, बिकॉज किसने सोचा था कि सीजन के स्टार्टिंग में जो 2 स्टैंड आउट प्लेयर्स निकल के आएंगे वो आशुतोष और शशांक होंगे. तो बाकी टीम भी ऐसा कर ही सकती है, बट ऑन पेपर बहुत वीक हो गई ये टीम. क्यों? और डिस्कस करते हैं. ओपनिंग मेरे ख्याल से प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे को करनी चाहिए. अथर्व ताइडे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ एक ही मैच के लिए यूज़ हुआ है, उसको हटा दिया एकदम से. पिछले सीजन थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था, पता नहीं क्या पॉइंट था. उसके बाद राइली रूसो, हु इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन परहैप्स ऑफ देयर लाइनअप दिस गेम. फिर शशांक आएंगे. फिर मैं सिकंदर रजा को लाने वाला हूँ एज अ फॉरेन प्लेयर. आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जितेश आएंगे. आई थिंक वो कैप्टन भी होंगे, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाइस कैप्टन है टीम के. फिर आशुतोष आ जाएंगे. एंड नंबर 8 पे फिर हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, फिर राहुल चहर, एंड लास्टली अर्शदीप सिंह. ये हमारे बॉलर्स हो जाएंगे. एंड नंबर 9 तक थोड़ी बैटिंग भी है, हर्षल पटेल तक बैटिंग कर सकते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर पे नेथन एलिस आ जाएंगे. सो फॉरेन प्लेयर्स भी डिसेंट नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स हैं टीम के अंदर. थोड़ा एक्सपीरियंस को भी मैंने ऐड करने की कोशिश करी है बाय सिकंदर राजा. मिडिल ऑर्डर में थोड़ा वेट तो रहे. एंड कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है क्योंकि कुछ जीतने के लिए तो है नहीं यहाँ पे. दिस कुड सर्व एज एन ऑडिशन फॉर द पंजाब मैनेजमेंट टू फिगर आउट कि नेक्स्ट सीजन में जब मेगा ऑक्शन होगा तो ऐसे कौन से प्लेयर्स जो कि बेंच पे रहने वाले हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम दोबारा खरीद सकते हैं. बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्लेयर, टू बाय अ प्लेयर हु हैज़ ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ द सेटअप. ज़्यादा सीमलेस ट्रांजिशन होता है उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग उसको होती है क्लब की. एंड अगर बेंच पे ही रहना है तो उन प्लेयर्स को फिगर आउट करने का ये अच्छा टाइम है. उन प्लेयर्स पे आपको फिर ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं पड़ेगी अगले साल मेगा ऑक्शन पे. वैसे भी पंजाब की टीम रिसर्च में बड़ी ढीली लगती है मुझे, सब अग्री करेंगे इस बात पे. तो दिस कुड बी एन ऑडिशन ऑफ सॉर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट टीम. एंड द नेक्स्ट वन वुड बी सिकंदर रजा खेलना सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से ज़रूरी नहीं है. वो तो है ही. अब लिविंगस्टोन भी नहीं है, सैम करन भी नहीं है, बेस्टो अप टॉप नहीं है, तो कोई तो प्लेयर होना चाहिए ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा. वरना सारा आप क्या जितेश शर्मा पे छोड़ने वाले हो, शशांक और आशुतोष पे छोड़ने वाले हो. 2 तो अनकैप्ड ही हैं. ऊपर प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे दोनों अनकैप्ड हैं.
तो ऐसा हाल है पंजाब की टीम का भी, पूरी रणजी की टीम खिला रहे हैं ऐसा लग रहा है। सो आई थिंक सिकंदर रजा का ऐसा बैट्समैन होना बहुत ज़रूरी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली he will also give us an extra bowling option, because if he does not bowl, then Chahar, Arshdeep, Harpreet, Harshal and Ellis, ये 5 बॉलर्स हैं और किसी से बॉलिंग करवाने नहीं वाले, तो छठा बॉलर तो होना ज़रूरी है यार, कम से कम 6 ऑप्शंस होने ही चाहिए। एंड सिकंदर रजा हमें वही फ्लेक्सिबिलिटी ला के देंगे, तो एक और रीज़न वाई सिकंदर रजा इज नेसेसरी फॉर दिस गेम। एंड लास्टली एक जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ पंजाब की टीम के लिए, अगर मैं होता बॉक्स के अंदर, तो मैं ये कहता कि यार देखो, बैटिंग में हमारा बहुत बड़ा अभी डिप्लीशन आया है, सारे मेन बैट्समैन चले गए रूसो को छोड़ के, तो ऑन पेपर बैटिंग बहुत वीक लग रही होगी, सही बात भी है, लॉजिकल है, बट डोंट लेट दिस थिंग डिटर यू फ्रॉम प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट, दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट मैसेज फॉर द पंजाब टीम। खुल के खेलो, हार के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग टू SRH नाउ, SRH की क्या टीम होनी चाहिए? सबसे पहले ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, नो डाउट, इस पर तो ये सबको सिंपली पता ही है, बट एट नंबर 3 में मार्करम को वापस लाने वाला हूँ। अरे क्यों, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। उसके बाद क्लासन आएंगे, नीतीश रेड्डी, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, ये सब सेम ही रहने वाले हैं। बॉलिंग में भी भुवनेश्वर, नटराजन और उनादकट, ये भी सेम रहेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर पे अब मैं अपना विजयकांत को छोड़ के मयंक मार्कंडे को लेके आने वाला हूँ। अच्छा, इसलिए से मुझे याद है, पिछले पॉडकास्ट में मैंने विजयकांत का वो डिस्कस किया था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एंड कई लोग को, फिर कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि भाई ऑलरेडी 4 फॉरेन प्लेयर हो चुके हैं लाइनअप के अंदर, तो विजयकांत तो खेल ही नहीं सकता। तो भाई मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, मुझे पता है, मैंने जो पॉइंट डिस्कस करा था वो ग्लेन फिलिप्स और विजयकांत को डायरेक्टली कंपेयर करते वक्त करा था। तो यू कैन रिवाइंड दैट वीडियो एंड वॉच इट। आई थिंक वो कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं एकदम क्लियरली बता दूँ कि मैं मयंक मार्कंडे को ही पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड क्यों कर रहा हूँ, अब उसकी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। इफ़ यू नोटिस, मयंक मार्कंडे जो कि ऑन एंड ऑफ रहा है, रिसेंटली थोड़ा ऑफ रहा है टीम से, एंड मार्करम जो कि वन सेकेंड रिसेंटली थोड़ा ऑफ रहा है टीम से, इन दोनों को मैं वापस लेके क्यों आ रहा हूँ? जो लास्ट मैच था ना, जो कि वॉश आउट हो गया गुजरात के अगेंस्ट, दैट वॉज द आइडियल टाइम टू टेस्ट ग्लेन फिलिप्स और विजयकांत वन मोर टाइम, एंड देन मेक अप योर माइंड कि हम लोग को प्लेऑफ्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि अब वो मैच खत्म हो गया, एंड उस मैच के वॉश आउट होने के चक्कर में ये गेम एक मस्ट विन हो गया है। ये आई थिंक राजस्थान को फ़ायदा मिल गया यहाँ पे, वरना थोड़ा सा, वरना तो अगर ऐसा पहला मैच जीत गई होती तो फिर राजस्थान शायद जीतने के बाद भी क्वालिफाई नहीं करती टॉप 2 के लिए, अगर सनराइजर्स ये वाला मैच भी जीत जाती तो। अब क्या सीन है कि सनराइजर्स ये वाला मैच जीत सकती है एंड दे कुड स्टिल नॉट एंड अप क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 2 अगर राजस्थान अपना लास्ट मैच जीत जाए, तो थोड़ा अनफेयर होगी सिचुएशन। एंड क्योंकि वो मैच वॉश आउट हो गया है, अब कोई रूम रहा नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए। दिस इज ऑल्सो अ मस्ट विन गेम ऑफ सॉर्ट्स, एंड सो एवरी गेम फ्रॉम नाउ ऑन इज एन एलिमिनेटर। एंड अब आपके पास, मुझे लगता है ये लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा कि आप एकदम से सारे नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हो। ग्लेन फिलिप्स पूरे सीजन नहीं खेला, अब एकदम से आप ले आओ। विजयकांत एक मैच खेला है, अब उसको अभी से मेन स्टे बना दिया टीम के, मार्कंडे को छोड़ के। आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम टू गो बैक टू द रूट्स, स्टिक टू वॉट हैड बीन वर्किंग फॉर यू। मार्करम वुड बी कमिंग बैक, प्लस मार्करम का एक सिग्निफिकेंस होगा, अगर टीम में देखो, वैसे भी सनराइजर्स की टीम बहुत ही अग्रेसिव है, सबको पता है। बाय चांस अगर एक इंपॉर्टेंट मैच में थोड़ा कोलैप्स देखने को मिलता है, मार्करम को कितनी भी गाली दे लो, ही विल बी द बेस्ट सूटेड एंकर फॉर दैट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन हैविंग अ गाय लाइक मार्करम, जो कि एंकर तो कर ही सकता है, लेकिन करेगा भी 150-170 की स्ट्राइक रेट पे। अब मारने पे आ गया अगर, तो वो 200 में मार सकता है, वो पोटेंशियल है, वो कैप नहीं लग जाती उसकी टैलेंट पे। इट इज़ टाइम टू गो बैक टू योर रूट्स। ग्लेन फिलिप्स को अब सैडली टेस्ट नहीं कर सकते, आई थिंक बहुत बड़ा रिस्क होगा वो। तो मुझे लगता है कि ये टीम दोबारा अपने ओरिजिनल प्लेइंग इलेवन पे आने वाली है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, नेट रन रेट जो है ना, वो मैटर नहीं करती है यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SRH को टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, उसमें से नेट रन रेट एक भी पॉइंट का हिस्सा नहीं है, एज एक्सप्लेन इन द पॉडकास्ट बिफोर। सो टेक्निकली कितने रन से आप जीत रहे हो, कितने ओवर्स में आप चेस कर रहे हो, मैटर करता नहीं है। आई वुड स्टिल से SRH के लिए, डोंट डिच योर इंटेंट ऑफ अग्रेशन विद द बैट, मेक अ स्टेटमेंट। प्लेऑफ्स में आने से पहले हर टीम को डर लगना चाहिए, मज़ा आया भाई प्लेऑफ्स में देखने में। प्लस इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू, एंड परहैप्स आई थिंक राइट नाउ इट इज़ द ओनली वे SRH नोज हाउ टू विन इज़ बाय प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट। वो जब भी ज़बरदस्ती में एंकर करके संभल के खेलने जाते हैं, अडैप्ट करने का ट्राई करते हैं, तो हमेशा मिसअप करते हैं। इट इज़ बेस्ट राइट नाउ टू स्टिक टू योर ओरिजिनल आइडेंटिटी
कीप प्लेइंग द वे यू हैव बीन प्लेइंग एंड उसी में फ्लरिश करो, डराओ दूसरी टीम को, एंड डेफिनेटली जीतना ही चाहिए। आगे अच्छा करेंगे, उसको भी डिस्कस करते हैं। टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द की बैटल्स। सबसे पहला की बैटल यहाँ पे हमारे लिए होने वाला है राइली रूसो वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। आई डाउट कि प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे दोनों पूरा का पूरा पावर प्ले सर्वाइव कर जाएंगे। इनेविटेबली दैट वुड मीन कि राइली रूसो पावर प्ले के अंदर आ रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज अगर कमिंस भुवनेश्वर कुमार से तीनों ओवर डलवा दें तभी की तभी, एंड ही हैज़ अ नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स इन द पावर प्ले राइट नाउ। राइली रूसो बीइंग देयर मेन बैट्समैन, अगर उसको आउट कर दिया तो पंजाब की टीम शायद बिल्कुल ही ना बचे। बहुत बड़ा चांस है एसआरएच के पास एक्सप्लॉइट करने का इसको। सेकंड पॉइंट इज ट्रैविस हेड वर्सेस अर्शदीप सिंह। दिस इज मोर फॉर माई सेल्फ एज एन इंडियन फैन। अर्शदीप सिंह का तगड़ा टेस्ट होने वाला है। पिछली बार जब इनका मैच हुआ था इसी सीजन में तो अर्शदीप सिंह ने ही बाय द वे आउट किया था ट्रैविस हेड को, बट इस टाइम पे ट्रैविस हेड को आउट करना एक प्रेशर सिचुएशन में मज़ा आएगा। बिफोर द वर्ल्ड कप एक ऑडिशन सा हो जाएगा अर्शदीप सिंह का भी कि क्या वो इम्प्रूव कर रहा है या फिर अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है, ये सोचने वाली बात हो। एंड लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या मिलता है, बिकॉज वंस अगेन अगर ट्रैविस हेड जल्दी आउट होता है तो फॉर श्योर डेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा थोड़ा सा स्कोरिंग रेट पे एसआरएच के, थोड़ा सा फिर वो प्लान भी उनके पास यूजुअली मिलता नहीं उनको इतनी आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी अभिषेक वर्सेस नेथन एलिस, and I genuinely wanted to keep Abhishek in a key battle because I think he could make a lot of difference. Gets underrated because of Travis Head's aura right now. But Nathan Ellis against Abhishek Sharma, किस तरीके से अभिषेक शर्मा टेक ऑन करता है उस बॉलर को। ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास भी है नहीं उनके बॉलिंग लाइनअप में, बट आई थिंक अर्शदीप सिंह से ज़्यादा वो नेथन एलिस को टारगेट करना चाहेगा। एंड अर्शदीप सिंह माइट बी रिजर्व फॉर ट्रैविस हेड, उससे पिटाई खाने के लिए शायद रिजर्व करा जाए। तो मुझे लगता है कि दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल इन डिटर्मिनिंग कि 6 ओवर के बाद कितने रन बनेंगे एसआरएच के। फिर हम लोग बात करेंगे मार्करम वर्सेस हर्षल पटेल की। वंस अगेन एज आई सेड, मार्करम इज द परफेक्ट ब्लेंड राइट नाउ विच इज़ नीडेड फॉर एसआरएच कि अगर आपको अग्रेसिवली अटैक करना हो तो भाई आती मारना शुरू करो, चाहे तो क्लासन के ऊपर भेज दो। अगर विकेट बाय चांस अभिषेक या फिर ट्रैविस हेड का जल्दी गिर जाए, मार्करम कुड बी क्रूशल देयर, क्रूशल। And perhaps if he happens to stay till the end या फिर within the middle overs, post the 10th over essentially, हर्षल पटेल बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में। जिस तरीके से वो स्लोअर यॉर्कर्स को यूज़ कर रहा है ना, बॉल डिप करते हुए यॉर्कर पड़ रही है। अच्छे लोग आउट हुए हैं, धोनी भी आउट हुआ है। मार्करम का आती टेस्ट होगा उस पर, और कोई भी और बॉलर अभी आईपीएल में नहीं है, बुमराह भी नहीं है जो वो बॉल डाल रहे हैं अभी। बहुत मज़ा आएगा देखने में। एंड लास्टली एक और बैटल जो है वो है जितेश शर्मा वर्सेज नटराजन। देखो जितेश शर्मा एंड में बैटिंग करने के लिए आते हैं यूजुअली आफ्टर द 10th ओवर। नटराजन डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी करते हैं, तो नेचुरली हेड टू हेड तो बनता ही है। नटराजन अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं। द मेन पॉइंट इज जितेश शर्मा का सीजन हॉरेंडसली बैड गया है एंड इस मैच में मोस्ट लाइकली कैप्टन होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या वो अच्छा खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऐड कर सकते हैं, पंजाब की एक्सप्लोसिविटी ऐड कर सकते हैं, सोचने वाली बात होगी। एंड सो ऑन दैट नोट मूविंग टू द प्रेडिक्शंस कि क्या हो सकता है इस टीम का फाइनली। मुझे लगता है लॉजिकली एसआरएच को ही जीतना है भाई। पंजाब का वो अवे रिकॉर्ड मुझे पता है बहुत अच्छा रहा है, बट पता टीम इतनी डिप्लीटेड है ना इस वक्त कि मुझे तो बस यही लग रहा है कि इवन रिगार्डलेस ऑफ द टॉस कि वो चेज भी कर रहे होंगे ना, शायद तब भी नहीं जीत पाएंगे। मुझे बैटिंग में इतनी डेप्थ इनकी और इतनी फायर पावर लग ही नहीं रही है कि ये लोग एसआरएच अगर एक मीडियोकर टारगेट खड़ा करके दे तो वो भी चेस कर पाएँ। आई वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर ऐसा उल्टा पड़ जाता है ये चीज़, कुछ मिरेकल पुल ऑफ कर देती है पंजाब। अगर टीम इनकी पूरी होती तो शायद मैं पंजाब को एक आउटसाइड चांस देता, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे होते तो। बट राइट नाउ विद दिस टीम मुझे लगता है कि वो अवे रिकॉर्ड अब 4 मैचेस पे आके रुक जाएगा, अब इससे आगे नहीं जाने वाला। सो एसआरएच शुड बी विनिंग दिस। एंड कोई बड़ी बात नहीं अगर राजस्थान अपना लास्ट मैच हार जाए तो वो टॉप 2 में एक फर्म फेवरेट की तरह भी आ जाए and ultimately finish भी कर जाए। And so let's move to the next segment, the last segment for this podcast, the preview of KKR versus RR, or rather RR versus KKR, because राजस्थान के supposedly गुवाहाटी में होम ग्राउंड में होने वाला है मैच, जो कि उनका एक्चुअली में होम ग्राउंड तो नहीं है, बट हाँ बना दिया गया है। एंड सो होम एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सो डायरेक्टली जंपिंग इन टू द फर्स्ट सेगमेंट, द पिच एंड द कंडीशंस। देखो यहाँ पे जो पिच पंजाब वाले मैचों में देखने को मिली थी, राजस्थान पंजाब वाले मैच में जो कि राजस्थान हारी थी, इट वॉज अ शॉकर फॉर मी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों
वहाँ का पिच क्यूरेटर एक ऐसी पिच जो कि मतलब वो जिनको याद नहीं है, मैंने उस पॉडकास्ट में भी कहा था जब प्रीव्यू करा था मैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी T20 हुआ था वर्ल्ड कप हारने के बाद वहाँ पर, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 120 कुछ रन मारे थे एंड फिर मैक्सवेल ने भी वो 100 मार के चेस कर दिया था। इतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड था वो, एकदम से ऐसा चेंज हो गया, इतनी चेंज कर दी पिच। तो क्लियरली इसमें BCCI का हाथ भी होगा, आई एम श्योर। एंड मैं थोड़ा सरप्राइज था कि क्यों कराया ऐसे। प्लस RR का ये नेचुरल होम ग्राउंड तो है भी नहीं, तो पता नहीं उनको कितना ही से मिलेगा डिसाइड करने में। दिस कुड बी अ बिग डिसएडवांटेज फॉर RR एज वेल, बिकॉज अगर ये पिच वैसी ही बनाई जाती है जैसे लास्ट मैच में थी, आई थिंक आप KKR को बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हो। अभी जिस फॉर्म में उनके स्पिनर्स हैं भाई, वो खा जाएंगे लिटरली, एंड RR वैसे भी स्ट्रगल कर रही है। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम RR कि वो एक डिसेंट पिच बनवाए जो कि वंस अगेन अराउंड 200, नॉट एक्सट्रीमली हाई स्कोरिंग कि KKR आपको बैट आउट ही कर दे गेम से, बट नॉट सो स्लो कि KKR ने स्पिनर्स को पूरा ग्राउंड बना के सजा के दे दो भाई कि आओ अब हमें एक्सप्लॉइट कर लो। वो तो आई थिंक रेसिपी फॉर डिजास्टर हो जाएगी, स्पेशली अगर KKR जो है पहले बॉलिंग कर रही है तो। सो आई थिंक पिच शुड बी ऑन द सेफर साइड इफ राजस्थान रॉयल्स गेट अ चांस टू हैव अ से इन मेकिंग द पिच। उस लॉजिक से ले लो, चाहे पिच खराब भी निकले चाहे अच्छी भी निकले फॉर बैटिंग, कैसे ही पिच निकले, चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच जैसी पिच निकले, चाहे वो अभी पंजाब और राजस्थान वाले जो मैच हो वैसे निकले, दो एक्सट्रीम से पिचेस हैं, रिगार्डलेस यू वुड वांट टू चेज फर्स्ट। एंड लेट मी वेरी ऑनेस्ट, KKR फर्स्ट से नीचे फिनिश कर ही नहीं सकती है। क्या प्रिविलेज पोजीशन पे हम लोग कि ये मैच हार जाएंगे, अब बाकी मैचेस का जो रिजल्ट आना आ जाए, लेकिन हम 1 से नीचे गिरने ही नहीं वाले, हम 1 पर ही फिनिश करेंगे। पहली बार हो रहा है बाय द वे KKR के साथ ही हिस्ट्री में। तो KKR के लिए तो घंटा मैटर नहीं करता ये मैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिजल्ट्स। एक तरीके से मैटर करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट RR के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज अगर वो जीतेंगे इस मैच को तो कन्फर्म्ड है कि वो टॉप 2 में आने वाले हैं, और अगर हारेंगे तो फिर वो भगवान भरोसे हैं कि चेन्नई का मैच का क्या रिजल्ट रहता है, SRH के मैच का क्या रिजल्ट रहता है। द गुड पार्ट इज कि सारे मैचेस इस मैच के शुरू होने से पहले हो चुके होंगे, तो राजस्थान को एक क्लियर पिक्चर मिली होगी कि उन्हें एक्जैक्टली करना क्या है। बट द नेट रन रेट डज नॉट मैटर राइट नाउ, उन्हें सिर्फ ये मैच जीतना सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। एंड आई थिंक फॉरगेट द स्ट्रेंथ्स, फॉरगेट द वीकनेसेस इन सच ए सिचुएशन जहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितने रन चेस करने हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर व्हेन इट इज़ अ डू और डाई गेम फॉर द टॉप 2 स्पॉट। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नो, टू बी एबल टू प्रेडिक्ट कि आपको कहाँ, आपका एंड पॉइंट क्या है। आप पहले बैटिंग कर रहे हो और चेजिंग अ ब्लाइंड टारगेट, इट इज़ नेवर सेफ। तो मेंटली सिक्योरिटी वाला फैक्टर आ जाता है चेस करते वक्त ऐसे मैचेस में। एंड आई थिंक टॉस जीत कर चेस करना चाहिए। KKR के लिए तो मैं कहूँगा टॉस जीत कर जो मुश्किल चीज़ है ना करना, वो कर लो, बेस्ट है। या फिर ज़्यादा चेस करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब वैसे भी टॉस हार के पहले बैटिंग ही करते आ रहे हो आजकल, तो चेस भी कर लो फॉर अ चेंज। आई थिंक KKR के लिए तो टॉस बिल्कुल मैटर नहीं करता, RR के लिए टॉस जीत के चेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड। दिस राइवलरी, दिस गेट्स एज क्लोज एज पॉसिबल। इससे ज़्यादा क्लोज हो ही नहीं सकता, बिकॉज लिटरली 50-50% रिकॉर्ड है। 29 गेम्स हुए इन दोनों टीम्स के बीच में, 14 बार KKR जीती है, 14 बार राजस्थान जीती है, एक मैच नो रिजल्ट पे था। सो बहुत ही ज़्यादा इक्वल राइवलरी रही है, इनफैक्ट कोई डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ही नहीं है, एकदम 50% रिकॉर्ड है। अगर मैं लास्ट के 10 मैचेस की बात करूँ इन दोनों टीम्स के बीच की, रीसेंट हिस्ट्री पे जाया जाए, तो भी 5 बार KKR जीती है, 5 बार राजस्थान जीती है, एकदम नेक टू नेक है। इट इज़ ओनली व्हेन वी कम टू द लास्ट 5 मैचेस, जो सबसे 5 रीसेंट मैचेस हुए हैं, उसमें से 3 बार राजस्थान जीती है और 2 बार KKR जीती है, इंक्लूडिंग द वन जो अभी यहाँ पे इस सीजन के स्टार्टिंग में हुआ था जब बटलर ने वो मैच जिता दिया था। तो वो इन 3 मैचेस में से जो विक्ट्री हुई है राजस्थान की इंक्लूडेड है। रीसेंट हिस्ट्री में जाके एक मैच का फेवर मिलता है राजस्थान को, वरना पिछले 10 मैचेस की बात कर लो, पूरा हिस्टोरिकली IPL की बात कर लो, एकदम 50% रिकॉर्ड है दोनों टीम्स का एक दूसरे के अगेंस्ट। बहुत क्लोज राइवलरी है, बट एक जो आई वुड से न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है वो ये कि इस ग्राउंड पे इन दोनों टीम्स ने आज तक कभी नहीं खेला है, तो इट कुड प्रोवाइड मेटाफोरिकली एज अ फ्रेश ग्राउंड फॉर बोथ द टीम्स टू क्रिएट सम हिस्ट्री। एंड सो मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट कि यार इन दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली। ये कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली बहुत मैटर करेगा राजस्थान के लिए, इनफैक्ट KKR के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। दिस इज वेयर दिस गेम मैटर्स, जो ये सेगमेंट है, जी हार जीत मैटर नहीं करती KKR के लिए। सो स्टार्टिंग विद राजस्थान फर्स्ट, बीइंग द होम टीम, आई थिंक यहाँ पे
मजबूरी के चलते हुए इनको जायसवाल एंड कैडमोर से ओपनिंग करानी पड़ेगी। बटलर क्योंकि नहीं होने वाले हैं, वो जा चुके हैं। नंबर 3 पे सैमसन आएंगे, उसके बाद पराग, फिर ध्रुव जुरेल, फिर पॉवेल आ जाएंगे। नंबर 7 पे अश्विन आएंगे। देन वील हैव 4 बॉलर्स, बोल्ट, आवेश, संदीप एंड चहल। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्लेयर में या तो आप डॉनोवन फेरेरा को ला सकते हो या फिर नांदे बोगे को ला सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब डिस्कस करते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज है राजस्थान के लिए, इस पार्ट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो इम्पैक्ट प्लेयर है, वंस अगेन इट विल डिपेंड ऑन टॉस। अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है, डोंट अनाउंस डॉनोवन फेरेरा राइट अवे, ट्राई टू बैट विद द अवेलेबल बैट्समैन इन द टीम। फिर जरूरत पड़ती है तो बुला लेना फेरेरा को बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम बैट्समैन दैट हैज ऑलरेडी गॉटन आउट। अगर नहीं पड़ती ज़रूरत तो यू विल थैंकफुली हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर इन नांदेड़ बर्गर, जो कि हमेशा से, अब तो आई थिंक सबको इस चीज़ स्ट्रैटेजी समझ में आने लग गई है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है यूज़ करना। अगर पहले बैटिंग आती है, डोंट अनाउंस द इम्पैक्ट प्लेयर। सेकेंड पॉइंट, देखो आई एक्सपेक्ट जायसवाल टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस गेम। This, although they have already qualified, this is a do or die game for the top 2 spot. And I genuinely believe अगर आज का मैच भी नहीं जीतेंगे ये लोग, आज मतलब जब भी होगा संडे को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये एलिमिनेटर में बाहर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कैडमोर से आप आते ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक्सप्लोजिवली टेक ऑफ करना एंड पूरे आईपीएल को चौंका देना। जब बटलर नहीं कर रहा था इतने टाइम से, तो भी जायसवाल अटैकिंगली खेल रहा था, बट बटलर के साथ चांस तो था कि वो कभी भी फट सकता है। यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी और कम है। एंड आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ टाइम जहाँ पे जायसवाल को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेट दैट रोल बी प्लेड बाय कैडमोर, जो कि ऑल आउट अग्रेसिव वाला होता है कि पागलों को तरह मारते रहो। आस्क जायसवाल टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इनडायरेक्टली विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर जायसवाल ऑल्सो। वो शायद उसको वो थोड़ा इंसेंटिव दे और टाइम स्पेंड करने का पिच पे, फिर एक लंबी इनिंग्स खेलने का। I think this should be the strategy in the power play. Take that responsibility of playing super aggressive off the shoulders of अपना जायसवाल. Give it to Cadmore. बोलो भाई तू रिस्क ले, तू नया बंदा है अभी, उसको पूरा खेलने दो, उसका खेलना इंपॉर्टेंट है। वरना हर मैच की कहानी बनी है राजस्थान के पहले पावर प्ले के अंदर ही एक ना एक ओपनर अच्छा खेलता आउट हो जाता है और एक तो बिना बॉल ही खेला आउट हो जाता है। 1-2 बॉल खेले तुरंत आउट। कितना प्रेशर आप ऐड करोगे मिडिल ऑर्डर पे बार बार, जब क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ है भी नहीं। तो आई थिंक जायसवाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ चुका है। सेकंड पॉइंट विच इज़ कि नांदेड़ बर्गर को अगर सेकंड इनिंग्स में आपको चांस मिलता है, लाना ज़रूरी क्यों है। आप सिर्फ 5 बॉलर से मैचेस नहीं जीत सकते सारे। मैं थक गया था बोल बोल के, ये फाइनली चीज़ दिखनी शुरू हो रही है। आई एम पर्सनली ग्लैड कि ये चीज़ लोगों को समझ में आने लग गई है। एंड बात पता है क्या है, आप चाहते इन प्रिंसिपल इन एन आइडियल वर्ल्ड तो डॉनोवन फेरेरा एंड पॉवेल दोनों को अनाउंस कर सकते थे प्लेइंग 11 में, नांदेड़ बर्गर को ना करते, इवन इफ यू वर बैटिंग फर्स्ट। वो तब जब आप एज ए 6th बॉलर पॉवेल और फेरेरा को डेवलप कर देते कि ये मिल के जो है बॉलिंग करा सकते हैं। अब पूरी सीजन हार्डली कोई बॉलिंग कराई पॉवेल से, फेरेरा तो चलो इतना खेला ही नहीं है। तो अब वही चीज़ आपको बाइट बैक करने के लिए आने वाली है, और यही प्रॉब्लम रही है राजस्थान के साथ। दे स्टिक टू जस्ट 5 बॉलर्स, दे स्टिक टू जस्ट 7 बैट्समैन। बहुत ही रिजिड माइंडसेट है। वो जब तक काम कर रहा था वो इसलिए कर रहा था बिकॉज इंडिविजुअल क्वालिटी अलग लेवल की है। वो कब तक बचाएगी। लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप करना शुरू कर देते हैं इन अ टूर्नामेंट जहाँ पे 14 लीग स्टेज के मैचेस होते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मेनी लीग गेम्स, कि जो लक वाला फैक्टर है, जो लॉ ऑफ एवरेजेस वाला फैक्टर है, वो नेचर के थ्रू इवन आउट हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नोबडी कैन हैव एन एक्सटेंडेड गुड रन इफ दे आर जस्ट लकी। नॉट सेइंग कि ऐसा लकी रही है, बट वो इंडिविजुअल क्वालिटी हर मैच में नहीं निकल के आएगी। तो वो एक मजबूरी है यहाँ पे। एंड लास्टली आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट चांस फॉर डॉनोवन फेरेरा एज वेल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो टीम का पार्ट स्टार्टिंग से रहें कि अभी निकाल नहीं सकते। बड़ी इजीली रिप्लेसेबल हैं। शुभम दुबे आ जाएंगे, इस मैच में नहीं चलते, गो बैक टू शुभम दुबे फॉर द प्ले ऑफ्स, मोर ट्रस्टेड, मोर रिलायबल। एंड द पॉइंट इज कि यहाँ पे आप चाहो तो कैडमोर की जगह सैमसन से ओपनिंग भी तो करा सकते हो, एंड देन हैव शुभम, पॉवेल एंड फेरेरा ऑल 3 इन द लाइनअप, अगर हेडमायर फिट नहीं है तो। कई लोग कहेंगे सैमसन से ओपनिंग क्या बोल रहे हो, बट ऑफकोर्स इज नॉट एन ओपनर। माई पॉइंट इज एनी वे ही इज ओपनिंग इन एवरी गेम। हर मैच में तो पावर प्ले में बैटिंग आ जाती है उसकी। हार्डली कोई, शायद 1 या 2 मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे राजस्थान ने एक भी विकेट लूज नहीं करा पावर प्ले के बाद। तो क्या बुरा है इफ़ यू कैन ऐड मोर एक्सप्लोजिविटी डाउन दी ऑर्डर, अपनी डेप्थ बढ़ाकर, एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग सैमसन बैट
1 नंबर हायर, जो कि एनीवे मतलब वो अगर दूसरे तीसरे ओवर में आता तो पहले ओवर में आ जाएगा, मत लो स्ट्राइक भाई, जैसा को स्ट्राइक लेने दो, क्या फर्क पड़ता है। दिस कुड बी थॉट ऑफ। पॉइंट वही है कि बस अब आप गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स अब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज आप करना चाहते हो, विच इज़ वाई आई थिंक बटलर का जो कमी है वो बहुत महसूस होगी इनको, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का ऑफ कर दिया इन लोगों ने। बट रिगार्डलेस नाउ मूविंग टू KKR, क्या लाइनअप इनकी होनी चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं है बट बहुत क्रूशल वन है। नारायण ओपनिंग करेंगे किसके साथ, गुरबाज के साथ, ठीक है। गुरबाज क्यों होंगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। गुरबाज ओपनिंग करेंगे, फिर नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू, रसल, रमनदीप, ये हमारे बैट्समैन हो गए सारे नंबर 8 तक, कोई चेंज नहीं होगा इनमें, बताऊंगा क्यों। बॉलिंग में भी स्टार्क, हर्षित वैभव एंड एम्पायर प्लेयर वरुण चक्रवर्ती, नो चेंजेस एट ऑल, सिर्फ गुरबाज एक चेंज होने वाला है। सबसे पहली बात, क्या गुरबाज को होना चाहिए टीम में, डेफिनेटली गुरबाज को ही होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दी थॉट of entertaining KS Bharat as a wicket keeping option at all. जो भी बंदा आएगा एज अ विकेट कीपर उसको एक्सप्लोसिवली खेलना ही पड़ेगा, एंड दोनों मोस्टली अब द ऑर्डर ही बैट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिवली नहीं खेलोगे तो नारायण सॉइल का जो टेम्पलेट है वो एकदम वो पर्पस ही डिफीट हो गया फिर KKR का, जो उनकी स्ट्रेंथ रही है। तो आपको कैसा खेलना है वो तो डिफाइंड है, अब उस रोल के लिए बेस्ट सूटर कौन है आपको वो देखना है। प्रोसेस उल्टा नहीं है कि सूटर को देख लिया उसके हिसाब से रोल डिफाइन करा, ना ना, रोल पहले से डिफाइंड है, उसके हिसाब से बेस्ट सूटर कौन है, गुरबाज है, डेफिनेटली गुरबाज है। प्लस जो लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि KS भरत को खिला के एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर को यूज़ कर सकते हो रथरफोर्ड टाइप के, मेरा सवाल आपसे ये है कहाँ यूज़ करोगे, मान गए बात, कहाँ यूज़ करोगे। मिडिल ऑर्डर से कौन हटने वाला है खुद बता दो, नीतीश राणा नहीं हटेगा, गंभीर नहीं हटाएगा उसको, वेंकटेश अय्यर तो हटने ही नहीं वाला, तुम खुद ही बोले तो नहीं हटना चाहिए, श्रेयस अय्यर कैप्टन है, रिंकू रसल को हटाना चाहिए ही नहीं, तो क्या रमनदीप को हटाओगे, उसने गलत क्या करा है। तो नो यू सी व्हाट आई मीन हियर कि रथरफोर्ड को लाने का पॉइंट भी क्या है, किसको हटाओगे। तो एनीवे आई वुड हैव अ बेटर बैटिंग ऑप्शन अप टॉप द ऑर्डर, जो कि आउट हो भी जाए बट टाइम वेस्ट नहीं करेगा, प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ, वी कैन अफोर्ड दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड हैव गुरबाज फॉर श्योर, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड देयर, कोई डाउट ही नहीं है मेरे दिमाग में। सेकेंड पॉइंट कि क्यों चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बहुत सिंपल रीज़न है, डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जब विनिंग रिदम होती है ना एक टीम की, सबसे बड़ा जो आप क्राइम कर सकते हो वो उसको तोड़ना होता है। नेवर एवर टिंकर विद अ विनिंग टीम, एंड एक गंभीर की सबसे बड़ी फिलॉसफी खुद रही है, चाहे तो जाके सारे सीजन्स को स्टडी कर लेना गंभीर कप्तानी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, ऑलरेडी आपको 8 दिन का रेस्ट मिल गया है, सैटरडे को था आई थिंक, लास्ट सैटरडे को मैच, अब संडे को हो रहा है, बीच में GT का मैच था मंडे को, वो हुआ ही नहीं। तो वो जो लोगों का सोचना था कि यार शायद ओवरलोड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा जल्दी मैचेस हो रहे हैं, तो वो वाला इशू भी गया। अब तो 8 दिन का रेस्ट हो गया है, आई थिंक इससे ज़्यादा रेस्ट दे दोगे तो फिर सीधा प्लेऑफ्स में एक्सपेक्ट करना 12-13 दिन के बाद खेलना, वो भी अनफेयर है। दिस इज़ द राइट टाइम to have all the A team players playing in this game. And the third strategic point here is, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था GT वाले मैच के लिए, although वो हुआ नहीं, which is कि आप playing 11 सेम रख रहे हो बट लोगों का लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहे हो। इससे मेरा क्या मतलब है, इस मैच में हार या जीत मैटर करती नहीं है, आपको फिर भी फर्स्ट पे ही रहना है, ऐसा भी नहीं कि सेकंड पे गिर जाओगे, फर्स्ट पे ही रहोगे, हारे तो भी। तो ऐसे में आई थिंक जो प्लेयर्स आपके आउट ऑफ फॉर्म हैं फर्स्ट टीम से, प्लेइंग 11 से, उनको ज़्यादा चांस दो इस मैच में, लेट देम कम टू द फोर फ्रंट। स्टार्क से पूरे 4 ओवर कराओ, वैभव से पूरे 4 ओवर कराओ, बैटिंग में रिंकू से ऊपर बैटिंग करा दो, नीतीश राणा जो कि अभी अभी आया उससे बैटिंग करने दो, गुरबाज अभी अभी आया उसको बैटिंग करने दो। आइडियली श्रेयस और रसल का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, बट एटलीस्ट दे हैव बीन इन टच ऑल दिस वाइल, सो गिव दीज गाइज प्रेफरेंस, लेट देम फेस सम डिलीवरीज, लेट देम get the feel of the pitch and the ball hitting their bats before the playoffs begin. That is the best strategy that KKR could adopt without compromising on their playing 11. Players अभी भी सारे first team वाली खेलेंगे but contribution बदल जाएगा. That should be the key here. It does not matter if you lose. Trust me, it does not matter. But contribution matter करेगा. So मुश्किल दिन पे क्या पूरी टीम साथ में मिलके खेल सकती है, KKR की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही रही है इस सीजन, वो मेंटेन करके चलना है, और उसके लिए टीम के कुछ हिस्से जो कि थोड़ा पीछे चल रहे हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। ये मैच उसके लिए बहुत बड़ी लग्जरी है ये,
कि आप एक मैच हाथ में रख के भी फर्स्ट से नीचे आ ही नहीं सकते. कितने लोगों को मिलती है, कितनी ऑफन मिलती है. वी शुड मेक यूज ऑफ दिस. सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. यहाँ पे सबसे पहला की बैटल होगा गुरबाज और बोल्ट का. फॉर सिंपल रीजन, गुरबाज बीइंग द गाय जो कि पहला मैच खेलेंगे सीजन का, बोल्ट बीइंग द गाय हु हैज अ हैबिट ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ. सबसे टफ चैलेंज पहले मैच में गुरबाज को मिलने वाला है. इससे बढ़िया टेस्ट हो नहीं सकता था. नाइस वे टू गेट यूज टू प्रेशर सिचुएशंस अगेंस्ट द वेरी बेस्ट बॉलर्स. केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे की बैटल्स का सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा. टीम के जीतना हारना एज ए सेड मैटर करता नहीं है. एंड दिस इज एज गुड एज इट गेट्स. नेक्स्ट की बैटल इज गोइंग टू बी नीतीश राणा वर्सेस चहल. वंस अगेन नीतीश राणा टू गेन कॉन्फिडेंस. क्या वो चहल के अगेंस्ट अपने वीकनेस को एक्सपोज करके लालच के चक्कर में आउट हो जाएंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबली खेल के विद द टर्न शॉट्स मार के एक लंबी पारी खेल सकते हैं. ग्रेट चांस टू कम बैक इन फॉर्म टू डोमिनेट वंस अगेन अ ग्रेट बॉलर लाइक चहल. बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा ये. सोचने वाली बात है. कुड डिसाइड द टेम्पो ऑफ द गेम इन द मिडिल ओवर्स. नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी Russell the batsman versus Avesh Khan the bowler. Avesh Khan, we have seen how he has consistently bowled a lot of overs in the death overs, death phase कहता हूँ मैं. And वहाँ पे रसल की बैटिंग अगर आएगी, he is the guy who has been exceptionally clutch with the ball this season, but बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहा है इस साल. Best time to regain form against a good bowler in the death overs. If he can dominate Avesh Khan, not only will KKR finish with a good target, but going into the playoffs, if we happen to play Rajasthan again, अ ग्रेट मोटिवेटर कि हम डेथ ओवर्स में भी अच्छे रन मार सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होगा. नेक्स्ट, संजू सैमसन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती. आई एम स्टिल नॉट श्योर कि वो रिकॉर्ड अभी तक इंटैक्ट है कि नहीं है, बट अपेरेंटली सैमसन एक भी बस स्पिनर्स पे आउट नहीं हुआ है IPL में. एंड वरुण चक्रवर्ती पिछले 3-4 मैचेस से लगातार पहले ओवर में विकेट देता आ रहा है. हमें बहुत मज़ा आएगा अगर सैमसन और वरुण चक्रवर्ती आमने सामने आते हैं कि कौन जीतता है. बहुत मज़ा आएगा देखने में. प्लस विद बटलर गॉन थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है सैमसन पे, प्रेशर भी ज़्यादा एज अ कैप्टन बिकॉज 4 मैच लगातार हार चुके हैं. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रियान पराग वर्सेस रसल, नाउ द बॉलर. सिंपली बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सैमसन, हु हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बैट्समैन, रियान पराग. हु हैज़ बीन दैट बॉलर जो कि 10वें ओवर में आके केकेआर को पहले ओवर में विकेट दे देता है, रसल. अगर रियान पराग को जल्दी आउट कर देते हैं, डॉनवन फरेरा, रोमन पॉवल जैसे आउट ऑफ फॉर्म फॉरेन प्लेयर्स जल्दी एक्सपोज होंगे. वंस अगेन रिमाइंडिंग SRH कह रहा हूँ, RR, हाउ दे नीडेड बैटिंग डेप्थ सो बैडली, हाउ दे शुड हैव इन्वेस्टेड मोर इन दी ऑलराउंडर्स. रसल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. एंड लास्टली, जायसवाल वर्सेस नारायण. आई एम श्योर नारायण को हो सकता है ये लोग पावर प्ले में ट्राई करें. एंड इफ जायसवाल चूजेस टू प्ले मोर रिस्पॉन्सिबली, वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही टैकल्स सुनील नारायण. क्योंकि सुनील नारायण को अगर आप टैकल नहीं करोगे तो वो एक एंड से रन्स तो चोक करता रहेगा ही रहेगा. वो प्रेशर एक वे, या तो विकेट लेके या तो रन रोक के, वन वे और अनदर प्रेशर बनाता ही रहेगा. जायसवाल कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करता है पावर प्ले के अंदर, स्पेशली अगर दूसरे से विकेट गिर गए हो बाय द वे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. विल प्ले अ क्रूशल रोल इन द स्टार्ट ऑफ द गेम. एंड सो मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. देखो लॉजिकली देयर इज नो क्वेश्चन कि केकेआर के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी, बिकॉज देयर इज क्वाइट फ्रेंकली नो प्रेशर एट ऑल. प्लस होम एडवांटेज भी कहने को ही है, ये होम ग्राउंड है नहीं एक्चुअली में राजस्थान का. प्लस 4 मैचेस वो लोग हारते हुए आ रहे हैं, दे आर ऑन अ डाउनफॉल राइट नाउ. मोमेंटम बहुत खराब चल रहा है. तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए केकेआर आर द फर्म फेवरेट्स. वॉट माइट हेल्प राजस्थान इज केकेआर माइट गेट अ बिट कंप्लेसेंट फॉर वन गेम, अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज करेंगे, saving themselves for the playoffs. Plus, why would you want to reveal yourself with all your A strategies against the very team that you might play in the first qualifier also? वो भी एक रीज़न हो सकता है. ये चीज़ पता, कई लोग कहेंगे बेवकूफ़ वाला रीज़न है, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रू है. इनफैक्ट रवि शास्त्री ने बताया था, धोनी खुद इस चीज़ में बिलीव करता था. इट इज़ ऑलवेज गुड टू लूज अगेंस्ट द ओपोनेंट दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द फाइनल्स इन द ग्रुप स्टेज, इफ इट इज़ हैपनिंग जस्ट बिफोर इट. ये कई बार इंडिया ने भी कर रखा है ये चीज़ एशिया कप में. आई एम नॉट सेइंग कि ऑन पर्पस करते हैं ऑफ कोर्स, बट देयर इज सम कोरिलेशन. श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत बार करा इंडिया ने ऐसा एशिया कप्स में. एंड सो इफ यू एंड अप विनिंग without playing at your 100% effort, if you're revealing all your top tier strategies,
जैसे कि मैंने भी कहा कि दे वुड आइडियली केकेआर शुड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू द प्लेयर्स हु हैव बीन आउट ऑफ फॉर्म, तो नेचुरली आपकी ए स्ट्रैटेजी तो यूज़ होगी भी नहीं। इस इंटेंट से खेलना, प्लस आरआर के लिए डू और डाई है। अगर वो जीतेंगे तो कंफर्म टॉप 2 है, हारेंगे तो मोस्ट लाइकली बाहर है टॉप 2 से। एंड बॉटलिंग टॉप 2 आफ्टर स्टेइंग एट नंबर 1 फॉर 2/3 ऑफ द टूर्नामेंट, इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिमिनल, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटल जॉब्स पीरियड। कोई भी राजस्थान रॉयल्स का फैन डिनाई नहीं करेगा इस बात को। तो राजस्थान के पास ना ही सिर्फ टॉप 2 बट उनकी खुद की इज्जत भी लगी हुई है भाई लाइन पे। बहुत बड़ी बात है ये। दैट माइट जस्ट गिव देम द एज। मुझे लगता है कि वो फैक्टर, मेंटल फैक्टर ही मोटिवेटर की तरह काम करेगा बहुत बड़ा। दैट कुड बी द बिगेस्ट फैक्टर वाई आरआर कुड विन दिस गेम। बट लॉजिकली केकेआर का भी वो कॉम्पिटिशन में नहीं है। लास्ट टाइम पे इट वॉज इनफैक्ट आई थिंक इन फेवर ऑफ राजस्थान, जब लास्ट टाइम मैच हुआ था। तो इस वक्त चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। स्टिल आई फील इफ केकेआर चूजेस टू प्ले विद दैट इंटेंशन टू गिव मोर गेम टाइम टू अदर्स, आरआर विल हैव अ ग्रेट चांस। एंड आर का तो ये भाई, जो चांस मिले उसको दोनों हाथ से पकड़ो, किसी तरीके से टॉप 2 में फिनिश करो, फिर वहाँ से देखा जाएगा क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द रिजल्ट। ऑन दैट नोट आई एंड टुडेज पॉडकास्ट, होप यू लाइक्ड इट। ये पॉडकास्ट रिप्रेजेंट्स all the previews, the last previews of all the final games in the group stage. Next week onwards, we'll be discussing all the playoffs. अब मंडे को पॉडकास्ट आएगा, तब तक हमें प्लेऑफ्स में कौन खेलने वाला है, किससे पता चल चुका होगा, उन मैचेस को डिस्कस करेंगे। एंड एक नया लेवल ऑफ एक्साइटमेंट शुरू होगा, उसके बाद वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। होप यू ऑल एंजॉयड द जर्नी सो फार। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो अगला एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए हमारे पॉडकास्ट सीरीज से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको भी देखिए, वहाँ पे जाके कमेंट करिए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।